गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज आ रही है सबको? मेरी आवाज आ रही है? मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है। चलिए देखते, बात करता हूं मैं ना आगे बेटा। चलिए, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना, यहाँ पर मेरा फोटो दिख रहा है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे वेव के कॉन्सेप्ट के बारे में, और वेव पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन जो बनते हैं, वो हमने डिस्कशन किया आप लोगों से। एकता सोनी, नॉट विजिबल, मैं विजिबल नहीं हूं। एकता सोनी बेटा, नो सर क्या? मैं दिख रहा हूं? मेरी आवाज आ रही सबको? चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज बात करेंगे वेव का एक पैरामीटर और होता है, और वो होता है वेव की इंटेंसिटी। हमें पता है कि वेव में एनर्जी का प्रोपेगेशन होता है, और जब एनर्जी में वेव में चलती है तो हम ये जानना चाहते हैं कि वेव में कितना एनर्जी ट्रेवल कर रहा है। एनर्जी के अमाउंट को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पैरामीटर वेव का और पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ वेव। है ना, ये ऐसा पैरामीटर है जो हमें बताना चाहता है कि वेव में कितना एनर्जी ट्रेवल कर रहा होता है। वेव मतलब एनर्जी प्रोपेगेशन, तो हम ये जानना चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी वेव में कितनी एनर्जी प्रोपेगेट हो रही है। तो एनर्जी के अमाउंट को डिफाइन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात कर रहे हैं, और वो जो बात कर रहे हैं वो है वेव का इंटेंसिटी। है ना, एक टर्म पढ़ते हैं यहाँ पर, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। अब देखो इंटेंसिटी क्या होता है। बोले इंटेंसिटी की डेफिनेशन बोली गई है कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच पासेस इन यूनिट टाइम फ्रॉम यूनिट परपेंडिकुलर एरिया टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना वेव का एनर्जी मैक्सिमम पास होता है, वो वेव की इंटेंसिटी कहलाता है। बच्चों, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात आप सुन रही, तो ये सुन रहे हैं, तो ये एनर्जी ट्रेवल कर रही है मीडियम। तो ये जो वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, तो इस वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना एनर्जी वेव का पास होता है, उसको बोलते हैं वेव की इंटेंसिटी। यूनिट परपेंडिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में जितना एनर्जी वेव का पास होता है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। मैं यहाँ पर एक डायग्रामेटिक बात करूं तो मैं मान लेता हूं यहाँ पर ये वेव स्टेशन मीडियम में ट्रेवल कर रही है। यहाँ पर अगर देखें तो मैं मान लेता हूं ये वेव स्टेशन मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और ये जिस मीडियम में ट्रेवल कर रही है उस मीडियम की डेंसिटी मान लेता हूं मैं रो है। अब वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर हमने यहाँ पर एक एरिया मान लिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, और इस एरिया के परपेंडिकुलर ये वेव इंसिडेंट होगी इसमें। अब ये एरिया की जो लेंथ मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक लेंथ जो मैंने मानी वो सपोज एल है, ये लेंथ एल है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ए परपेंडिकुलर एरिया से ये एनर्जी पास होती है, और ये यहाँ पर पास होती हुई यहाँ पर बाहर निकलती है। मान लेता हूँ ये एनर्जी जो यहाँ पर पास हुई है, मान लेते हैं ये एनर्जी का अमाउंट ई मैक्सिमम अमाउंट है, ई मैक्सिमम। तो क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, देखो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि यहाँ पर ए परपेंडिकुलर एरिया से ये एनर्जी पास हुई है ई मैक्सिमम, और कितने टाइम में पास हुई, मान लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक पास होने में टाइम टी लगता है। तो यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि एनर्जी का जो अमाउंट है वो कितना पास हुआ है, ई मैक्सिमम पास एनर्जी हुई है, और कितने टाइम में पास हुई है, टी टाइम में पास हुई है, और ए परपेंडिकुलर एरिया से पास हुई है। तो अगर मैं इंटेंसिटी डिफाइन करता हूँ तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ई मैक्स अपॉन एरिया इनटू टाइम होता है। यूनिट परपेंडिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में जितना एनर्जी वेव का पास होता है, वो वेव की इंटेंसिटी कहलाता है। यहां पर अगर मैं डायग्राम देखूं तो एनर्जी कितना पास हुआ, ई मैक्स, कितने टाइम में पास हुआ, टी टाइम में, और कितने परपेंडिकुलर एरिया से पास हुआ, बोले ए परपेंडिकुलर एरिया से पास हुआ है, और इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। यहां पर बोलेंगे इंटेंसिटी। तो एक बेसिक फंडामेंटल टर्म है, अब पढ़ते हैं और भी चैप्टर में पढ़ते हैं, है ना, फोटोन की इंटेंसिटी वगैरह पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, तो वहां भी इसको स्टडी करते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंटेंसिटी का मतलब एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अगर हम इसको देखें तो ये एनर्जी जूल में पढ़ते हैं, और टाइम सेकंड में पढ़ते हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में पढ़ते हैं, तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इनटू सेकंड। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाए तो बोल सकते हैं पावर अपॉन एरिया भी होता है। देखो एनर्जी अपॉन टाइम को मिलाकर क्या बोले, एनर्जी अपॉन टाइम, यहाँ पर अगर देखें तो पावर भी होती है, तो पावर अपॉन एरिया भी इसको कहते हैं, वॉट पर मीटर स्क्वायर। एक बेसिक फॉर्मूला हो गया इंटेंसिटी का, पावर अपॉन एरिया। अगर मैं एरिया को 1 मीटर स्क्वायर बोल दूं और टाइम को यहाँ 1 सेकंड लिख दूं, तो इंटेंसिटी ई मैक्स के बराबर होगी। यस, मैं आपको वही समझा रहा हूं। बेसिकली इंटेंसिटी है क्या, एनर्जी का मैक्सिमम अमाउंट, वो मैक्सिमम अमाउंट एनर्जी का है जो यूनिट परपेंडिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में पास होता है।
एक था सोनी स्क्रीन नॉट विजिबल, क्यों नहीं विजिबल है? मैं दिख रहा हूं, सबको दिख रहा है, आप सबको आवाज आ रही है मेरी, सबको दिख रहा है सब भाई? बोलिए सब बच्चे स्टूडेंट्स, यस दिख रहा है। तो यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि अगर एरिया यूनिट हो जाए और टाइम भी अगर यूनिट हो जाए तो उस केस में इंटेंसिटी का वैल्यू होगा ई मैक्स, यानी अल्टीमेटली इंटेंसिटी क्या है? एनर्जी का वो अमाउंट है जो यूनिट परपेंडिकुलर एरिया से यूनिट टाइम में पास होता है। अब थोड़ा सा आगे देखो, यहां पर बात करें हम लोग, हम प्रोग्रेसिव वेव की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। हमें पता है जब वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो एनर्जी ट्रेवल कर रही होती है बेसिकली, और ये एनर्जी जो ट्रेवल कर रही होती है ये मिलती किसको है? मैं वेव में है ना, मीडियम में ट्रेवल कर रही है, और ये एनर्जी वेव जब ट्रेवल कर रही है, एनर्जी ट्रेवल करती है, तो ये एनर्जी ट्रेवल करती हुई ये एनर्जी मिलती है पार्टिकल्स को, मीडियम का जो पार्टिकल है उसको मिलता है। तो देखो इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा और आगे डिस्कस कर सकता हूँ। प्रोग्रेसिव की इंटेंसिटी को हम पढ़ रहे हैं तो मैं बोलता हूँ एनर्जी का इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला हो गया एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। अब एनर्जी को अगर मैं लिखूं तो ये वेव की एनर्जी, पर ये एनर्जी होती है पार्टिकल्स के पास, और पार्टिकल जब एनर्जी लेता है तो वो एसएचएम करता है, तो उसकी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों के फॉर्म में होती है। और इसीलिए मैं बोल देता हूं कि यहां पर जो लिख रहा हूं ये एनर्जी में पार्टिकल की एनर्जी के फॉर्म में लिख रहा हूं। अब पार्टिकल की एनर्जी के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, ये लिखा मैंने, पार्टिकल की एनर्जी होती है हाफ एम इंटू वी एक्स का स्क्वायर। पार्टिकल जब मीन पोजीशन पर होता है और जैसे वो वेव से एनर्जी गेन करता है तो मीन से एनर्जी, मीन पर वो पार्टिकल है और एनर्जी वेव से लेता है, और उसके बाद उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है हाफ एम वी स्क्वायर में, और उसकी वजह से मोशन करता है, वाइब्रेशन करता है। तो मैं ये जो वेव की एनर्जी है मैं पार्टिकल की एनर्जी के फॉर्म में लिख रहा हूं, और पार्टिकल मान लीजिए मीन पोजीशन पर है तो जैसे वो एनर्जी लेता है उसको पूरी पूरी कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी में। तो मैं उस वेव की एनर्जी को पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिखूंगा तो मैं बोल सकता हूं ये एनर्जी होगी हाफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर। कोई बता सकता वी मैक्स क्यों आया? बोले वी मैक्स इसलिए आया कि पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, और जब मीन पर है तो उसका वेलोसिटी कैसा होता है? मैक्सिमम। तो मैं इस एनर्जी को, वेव की एनर्जी को लिखता हूं हाफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू टाइम। बोलो बच्चों, अब हाफ एम इंटू वी मैक्स का स्क्वायर अपॉन एरिया इंटू टाइम हम इसको लिखेंगे। अब यहां पर ध्यान देखो, एम कौन है? बोले एम यहां पर मास ऑफ पार्टिकल है। हमने ये एनर्जी किसकी लिखी? पार्टिकल की लिखी, और पार्टिकल का अगर देखें तो हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर लिखे तो एम कौन है? पार्टिकल का मास है। लेकिन हमें पता है कि पार्टिकल जो होता है, अगर पार्टिकल यहां पर एम है तो ये मास हम लिख रहे हैं, तो ये मास उस पार्टिकल का मास है, पर पार्टिकल यहां पर अगर देखें तो एक पार्टिकल नहीं। टी टाइम में जो पार्टिकल यहाँ पे एनर्जी गेन करते हैं उनका मास, उनकी एनर्जी लिखी है हमने। ये जो ई मैक्स एनर्जी बेसिकली क्या है? वो एनर्जी है जो टी टाइम में पास होती है। अब टी टाइम में यहां से यहां तक पास होती है, तो यहां से यहां तक मीडियम में जितने भी पार्टिकल्स है उन सबकी एनर्जी लिखी हमने ये, और इसलिए उन सबका ये मास होता है। यानी यहाँ पर इस मीडियम का ये जो वॉल्यूम है ना, इसके अंदर जितने मीडियम के पार्टिकल्स है उन सबका मास है। तो एक पार्टिकल का मास नहीं है, ये एक पार्टिकल का मास नहीं है, टी टाइम के अंदर मीडियम के जितने पार्टिकल्स यहाँ पर एनर्जी गेन करते हैं उन सबका मास। अब इन सबका मास हम कैसे लिखें? बोले इस सबके मास को लिखे मीडियम के मास से। हम मान के चलते हैं हमारा मीडियम कैसा होता है? होमोजीनियस मीडियम में कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं, और ये मीडियम किससे मिलकर बना? पार्टिकल्स। तो हम पार्टिकल के मास की बात करें तो इसके लिए हम लोग मीडियम का मास बात करें। तो टी टाइम के अंदर मीडियम का ये जो वॉल्यूम है ये एनर्जी गेन करता है, तो हम इसका स्टडी करेंगे मास। अब बताओ इसका मास कितना होगा? बोले यार इसका मास होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा? बोले एरिया इंटू लेंथ, तो ये वॉल्यूम हो गया, और डेंसिटी ये मीडियम की डेंसिटी हो। तो हम लिख रहे हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू रो होता है, और नीचे एरिया इंटू टाइम। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और जब ए से ए कैंसिल करेंगे तो ये एल अपॉन टी, 1/2 एल अपॉन टी इंटू रो वी मैक्स का स्क्वायर। एल कौन है? डिस्टेंस है, एल यहां से यहां तक जाने का है ना, डिस्टेंस है, और यहां से यहां तक जाने में वेव को टाइम कितना लगता है, एनर्जी को टाइम कितना लगता है, टी, तो एल अपॉन टी को वी कह सकते हैं। तो ये वेव का स्पीड हो गया। तो एल से ए तो कट गया, और एल अपॉन टी को वी बोल दिया, ये रो हो गया, और वी मैक्स का होता है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर को ओपन करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर होता है। अल्टीमेटली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला है ये ऐसा हो जाता है 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर इनटू रो वी होता है। यस, इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है? बेसिक फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, या इसको बोलते हैं पावर अपॉन एरिया। पर इसको आगे फर्दर डिस्कस करें, पार्टिकल की एनर्जी के फॉर्म में अगर मैं इसको लिखूं तो ये फॉर्मूला ऐसा होता है 2 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर ए स्क्वायर रो इनटू वी होता है। यहां पर ध्यान रखें ये बेसिक फॉर्मूला यही है ना, इंटेंसिटी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव है, ये रिजल्ट ऐसे आता है। हम इसको वर्बली ध्यान रखेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंटेंसिटी इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर होल टू। अब बताइए एन कौन है? एन यहाँ पर वेव की फ्रीक्वेंसी होती है, ए वेव का है ना एम्पलीट्यूड होता है, रो मीडियम की डेंसिटी होती है जिस मीडियम में वेव जा रही है। और ऐसे कैसे यहाँ पर बी अगर देखे तो बी क्या होगा? बी बी यहाँ पर वेव की वेलोसिटी है इन दैट मीडियम।
आपको पता है 2 पाई स्क्वायर एक कांस्टेंट होता है, पाई स्क्वायर का वैल्यू अबाउट में 10 बोल देते हैं। कहने का मतलब इंटेंसिटी का फॉर्मूला जो बना ना, ये इंटेंसिटी प्रॉब्लम से हुई, ऑब्जेक्टिव पेपर हमारा है और हम उस पॉइंट से इसको ध्यान रखेंगे और ये होगा 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर n स्क्वायर रो इनटू v होता है। ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, अगर देखो तो मैं बता सकता हूं कि इंटेंसिटी जो प्रोग्रेसिव वेव की है वो 3 फैक्टर में डिपेंड करती है। वो डिपेंड करती है वेव की फ्रीक्वेंसी पर, वो डिपेंड करती है वेव के एम्पलीट्यूड पर, और वो डिपेंड करती है मीडियम पर। बताइए रो और वी किसके पैरामीटर है? मीडियम के पैरामीटर है। रो मीडियम की डेंसिटी है और वी कौन है? वेव की वेलोसिटी है। ध्यान रखना ये वी वेव का वेलोसिटी है, ये वेव का वेलोसिटी है। ये v यहां पर अगर देखें तो वेव का वेलोसिटी और वेलोसिटी फॉर ए गिवन मीडियम कांस्टेंट होता है। गौरव कुमार आप क्या पूछ रहे हैं, v और v मैक्स में क्या डिफरेंट है? बेटा v मैक्स तो होता है पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड ओमेगा, और हम यहाँ जो v लिख रहे हैं ना बेटा, वो v ये वेव का वेलोसिटी है, ये तो ओमेगा बाई k होता है। ओके, तो रिजल्ट बना 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर n स्क्वायर रो इनटू v। ठीक है, अब आप थोड़ा सा आगे देखें तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, इसको रिजल्ट बना सकते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं फॉर ए गिवन मीडियम, तो v फॉर ए गिवन मीडियम की बात करें तो, है ना, बेटा यहां पर अगर देखें तो फॉर ए गिवन व्यू की यहां पर बात करें, फॉर ए गिवन मीडियम की बात करें तो फॉर ए गिवन मीडियम अगर देखें तो मीडियम कांस्टेंट है, और अगर मीडियम कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में मीडियम से जो रिलेटेड टर्म्स है वो रो और वी कांस्टेंट हो जाती है। और रो वी अगर कांस्टेंट है तो बताओ उस कंडीशन में क्या होगा? इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर n स्क्वायर। बेटा लक्ष्य मित्तल तुम क्या पूछ रहे हो, तुम्हारा कहां ध्यान है? आप बताओ, दोनों वेलोसिटी अलग अलग है। ये v मैक्स जो लिखा ना a ओमेगा है, ये अलग टर्म है, और ये l अपॉन t है, वेव की वेलोसिटी है ये। हाँ, ये ध्यान रखना, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वेव की स्पीड है कि यहां से यहां तक जाने में टाइम t लग रहा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम वेव का स्पीड हुआ। और ये v मैक्स तो पार्टिकल मैक्सिमम वेलोसिटी को मैंने लिखा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये तो रिलेशन यहाँ पर बना, तो ये अलग वो अलग है। आप ऐसे कैसे मैच कर रहे हैं? इसको ध्यान रखो, मैंने क्या फॉर्मूला लिखा, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। एनर्जी को मैंने ओपन किया तो हाफ mv स्क्वायर, b यहाँ पर a ओमेगा है, और m का मतलब वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। सॉल्व कर लिया तो रिजल्ट क्या बना? 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर n स्क्वायर रो इनटू v। अगर मीडियम कांस्टेंट है, मतलब मीडियम से रिलेटेड जो टर्म है वो कांस्टेंट है रो और वी, तो उस कंडीशन में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर n स्क्वायर होगा। मतलब उस केस में अगर देखें तो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगी और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगी, और ऐसे करेगी। लेकिन अगर मान ले मीडियम भी कांस्टेंट हो जाए और सोर्स भी कांस्टेंट हो जाए, सोर्स अगर कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट होगी, तो रो वी एन कांस्टेंट, तो उस केस में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल क्या बनेगा? a स्क्वायर होगा। तो ध्यान रखें थोड़ा सा, वी और रो कहां से आया? अरे यार तुम गजब करो, रो कौन है? मीडियम की डेंसिटी ना बेटा, मीडियम में वेव जा रही है, जिस मीडियम में जा रही है उस मीडियम की डेंसिटी, और डेंसिटी आया ना, देखो ये मास है, ये पार्टिकल का मास, मीडियम का मास, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या? एरिया इनटू लेंथ, और डेंसिटी कितनी? रो। बोलो भाई, तो यहां पर अगर लिख रहे हो तो ऐसा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर n स्क्वायर है, और इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर भी होता है। तो ध्यान रखे, ये इंपॉर्टेंट यहां पर है। अब आप बात सुनना ध्यान से, मीडियम गिवन है, मीडियम कांस्टेंट है, पता कैसे चलेगा? बोले ध्यान रखिए, क्वेश्चन में अगर मीडियम के बारे में कुछ भी नहीं दिया है तो मीडियम को कांस्टेंट मानते हैं। क्योंकि मीडियम के बारे में अगर कुछ देगा, चेंज करेगा मीडियम, तो लिख कर देगा कि पहले ये मीडियम था बाद में मीडियम हो। मीडियम के बारे में अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है तो मीडियम उस क्वेश्चन के लिए कांस्टेंट माना जाता है। और अगर मीडियम कांस्टेंट तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर n स्क्वायर, और मीडियम भी कांस्टेंट है, सोर्स भी कांस्टेंट है, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हुआ? a स्क्वायर। आगे चलते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। आपको एक डायग्राम बना के दिया, वायु टी में ग्राफ बना के दिया। ये वायु टी में अगर देखें तो यहाँ पर वेव के अंडर में जो पार्टिकल सिस्टम करता है उसका ग्राफ बना के दिया है। ये दो ग्राफ यहाँ पर है, एक तो ग्राफ बड़ा सा बना हुआ है और एक छोटा ग्राफ यहाँ पर बना हुआ है। आपसे बोला इन दोनों की वेव की इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा, दोनों की इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा। तो मैं आपको समझा दूं, ये दो अलग अलग ग्राफ, हमारे दो वेव के ग्राफ है, और आपसे बोला जा रहा है इंटेंसिटी का रेशियो पूछा जा रहा है। आप बताओ इस क्वेश्चन में मीडियम के बारे में कुछ कहा गया है कि? बोला अगर मीडियम के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो मीडियम को मानते हैं कांस्टेंट, और जब मीडियम यहाँ पर कांस्टेंट है तो बताइए उस कंडीशन में इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या बनेगा? a स्क्वायर n स्क्वायर। क्या बताओ, यहाँ पर जो दो वेव आपको दिखाई गई है दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है क्या? बोले यस, दोनों के एम्पलीट्यूड अलग अलग है 4 और 1, और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी अलग है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम। आप बताओ पहले वाला वेव यहाँ पर अगर देखो तो कितना ऑसिलेशन कर रहा है? 1। तो उतने ही टाइम में नीचे वाला कितना कर रहा है? 1 2 3 4 कर रहा है। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम अलग अलग है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी अलग अलग है।
तो यहाँ फ्रीक्वेंसी अलग है, एम्पलीट्यूड अलग है, लेकिन अगर देखें तो मीडियम कांस्टेंट है, इसलिए इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एन स्क्वायर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सब बच्चे। तो अगर मैं यहाँ पर इंटेंसिटी की बात करूं तो इंटेंसिटी का रेशियो कितना होगा, बोले I1 अपॉन I2 हमें लिखना पड़ेगा A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर, और ये बनेगा बेटा N1 अपॉन N2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल सही। A1 अपॉन I2 कितना होगा, 4:1 होगा। बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की बात। तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना होगा, बोले नंबर ऑफ वेव पर यूनिट टाइम को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। आप बताइए ऊपर वाला जो वेव है वो कितना बना है, बोले एक पॉजिटिव पल्स और एक नेगेटिव पल्स, इसका मतलब इसमें एक साइकिल पूरा हुआ है, यानी एक यहाँ पर ऑसिलेशन हो रहा है। और मान लीजिए इस ऑसिलेशन को पूरा होने में सपोज टाइम टी लगा है कुछ, तो 1/t हो गया। मान लीजिए यहाँ टाइम टी है सपोज, तो बताइए उतने ही टाइम में नीचे वाला कितना ऑसिलेशन कर रहा है, बोले नीचे वाला कर रहा है 1 2 3 4, तो ये कर रहा है 4 ऑसिलेशन अपॉन टाइम। क्या होगा, टी। टाइम सेम सेम है बेटा, और जब टाइम सेम सेम है तो टाइम तो कट जाएगा। तो बताओ फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना है, 1:4। यहाँ ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी का रेशियो भी 1:4 आएगा। जितने ज्यादा ऑसिलेशन होंगे उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, जितने कम ऑसिलेशन होंगे उतनी कम फ्रीक्वेंसी होगी। बताइए ऊपर वाला वेव जो है उसके कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 1, तो नीचे वाले के कितने हो रहे हैं, उतने टाइम में 4। टाइम अगर सेम सेम है तो 1/4 फ्रीक्वेंसी रेशियो। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/4 और ये होगा 4:1। आंसर क्या आएगा, 1:1। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर एम्पलीट्यूड की बात करें तो 4:1 है, और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो क्या हो गया, 1/4 है। आंसर क्या होगा, 1:1। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। बताइए ऊपर वाला वेव में कितने ऑसिलेशन दिखा रखा है, एक। उतना ही टाइम में नीचे वाले कितने दिखा रखे हैं, 1 2 3 4 4। तो जितने ज्यादा ऑसिलेशन है उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, जितने कम ऑसिलेशन है उतनी कम फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 1 तो इसकी कितनी होगी, 4। 1/4 फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो इसलिए की बात यहां पर हुए, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इंटेंसिटी। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो एक पॉइंट यहां पर और आता है, उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट की बात कर रहा हूं मैं। देखो वेव के फ्रंट में जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट होता नहीं है, हम इमेजिन करते हैं, ये पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स में वैसे तो, लेकिन फिर भी यहां पर जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं समझा देता हूं आपको। वेव के फ्रंट में जो सरफेस होती है, वेव के फ्रंट में जो सरफेस होती है उसको बोलते हैं वेव फ्रंट। ये एक इमेजिनरी सरफेस होती है, होती नहीं, हम इमेजिन करते हैं। हम इमेजिन करते हैं क्वेश्चन, है ना। हम यहाँ पर अगर देखें जब इंटेंसिटी को पढ़ते हैं तो वहां इमेजिन किया जाता है कि वेव फ्रंट क्या है, एक इमेजिनरी सरफेस है। बोले क्यों इमेजिन करते हैं, क्या जरूरत पड़ी इसकी। तो बोले यार वेव फ्रंट हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें वेव की इंटेंसिटी को जानना होता है। सोर्स जब वेव बनाता है तो सोर्स से कुछ डिस्टेंस पर वेव की इंटेंसिटी जाननी होती है, तो इंटेंसिटी को जानने के लिए हम इस टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। बोलो अब बताओ ये वेव फ्रंट क्या। बोले हमने इंटेंसिटी का डेफिनेशन क्या दिया था, वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से, वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना एनर्जी वेव का पास होता है उसको वेव की इंटेंसिटी कहते हैं। वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर यूनिट एरिया से यूनिट टाइम में जितना वेव का एनर्जी पास होता है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। अब बताओ ये वेव के जो परपेंडिकुलर एरिया है ना बेटा, ये मीडियम में एरिया होता नहीं है, इमेजिन किया जाता है। जो एरिया परपेंडिकुलर हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये एरिया मीडियम में होता नहीं, इसको इमेजिन किया जाता है और इसी को बोलते हैं वेव। तो हम बोलते हैं कि ऐसी इमेजिनरी सरफेस जिस पर परपेंडिकुलर, जिस पर वेव परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, जिस पर वेव सेम फेज में इंसिडेंट होती है, एक साथ इंसिडेंट होती है, या जिस पर प्रेजेंट मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स है सब सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं, उस इमेजिनरी सरफेस को बोलते हैं वेव फ्रंट। लिखा भी है एन इमेजिनरी सरफेस ऑन विच वेव्स इंसिडेंट परपेंडिकुलरली एंड इन सेम फेज एंड ऑल पार्टिकल वाइब्रेट इन सेम फेज कोड इज वेव फ्रंट। वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जो सरफेस हम ले रहे हैं ना, ये सरफेस वेव फ्रंट कहलाती है। और ये एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जो इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस जिस पर प्रेजेंट पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेशन करते हैं, एक साथ एनर्जी गेन करते हैं, सब एक साथ अपना सिस्टम स्टार्ट करते हैं। या यूं कह दें कि जब इस पर वेव सेम फेज में इंसिडेंट होती है, परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, तो इस इमेजिनरी सरफेस को बोलते हैं वेव फ्रंट। ठीक है। अब ये वेव फ्रंट हम पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी को जानने के लिए, ध्यान सुनना। और बाय नेचर ये तीन तरह से होती है, प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट कैसी होती है, कितनी होती है, ये डिपेंड करती है सोर्स के नेचर पर, सोर्स की पोजीशन पर। अगर पॉइंट सोर्स है या लीनियर सोर्स है और वो ऑब्जर्वर से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, लार्ज डिस्टेंस पर है, तो वेव फ्रंट प्लेन शेप का होता है। पॉइंट सोर्स हो या लीनियर सोर्स हो, लेकिन ऑब्जर्वर से लार्ज डिस्टेंस पर हो, डिस्टेंस काफी ज्यादा हो, तो हम बोलते हैं प्लेन वेव फ्रंट बनेगी। लेकिन अगर पॉइंट सोर्स है पर वो नियरर है ऑब्जर्वर के पास पास से, तो उसको बोलते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा।
और अगर सिलेंड्रिकल है तो उस केस में अगर लीनियर सोर्स होता है और पास में होता है तो उस केस में सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। तो सोर्स कैसा है और कहां लाइक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि वेव फ्रंट का नेचर कैसा हो। पॉइंट सोर्स ऑब्जर्वर के नियर बाई है, स्फेरिकल। लीनियर सोर्स ऑब्जर्वर के नियर बाई है, सिलेंड्रिकल बनेगा। लेकिन पॉइंट सोर्स या लीनियर सोर्स लार्ज डिस्टेंस पर है तो वहां से आने वाली जो वेव्स है, सोर्स जब लार्ज डिस्टेंस पर होता है तो उससे आने वाली जो वेव्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेटिंग होती है। और जब स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेटिंग होती है तो उनके प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जो हम एरिया लेते हैं वो प्लेन शेप का होता है, तो प्लेन वेव फ्रंट होता है। एग्जाम्पल ले सकते हैं सन और डिस्टेंस लाउड स्पीकर। सन से आने वाली लाइट बहुत दूर से हमारे सरफेस, अर्थ की सरफेस पर पहुंचती है तो बहुत दूर से आती है, तो यहाँ पर वेवफ्रंट कैसा होगा? प्लेन। ऐसे कोई डिस्टेंट लाउड स्पीकर, कोई दूसरे मोहल्ले में लाउड स्पीकर बज रहा है तो उससे आने वाली वेव के लिए भी वेवफ्रंट कैसा होगा? प्लेन होगा। लेकिन ऐसे ही अगर स्फेरिकल के लिए बात करें तो बल्ब हो सकता है, स्मॉल लाउड स्पीकर हो सकता है। आपने स्टडी कर लिया ना भाई बेटा? हाँ भाई, तो कह रहा हूँ वे ऑप्टिक्स पढ़ ली ना आप लोगों ने? यस। और ऐसे ट्यूबलाइट की बात करें तो लीनियर सोर्स में ऐसा होता है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मैं फास्ट। जब लीनियर है ना, प्लेन की बात अगर करें तो प्लेन में ऐसा होता है, प्लेन में यहाँ वेव बहुत दूर से आती है तो एरिया यहाँ पर कांस्टेंट होता है। एरिया डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, जो एरिया यहाँ पर होता है वही एरिया यहाँ पर होता है। ये प्लेन है ना, वेव फ्रंट प्लेन। और जब एरिया कांस्टेंट होता है और हम इंटेंसिटी को जानने के लिए इसको पढ़ रहे हैं तो इंटेंसिटी का मतलब होता है पावर अपॉन एरिया। यस, इसकी प्रॉपर्टी है, ये वेव जब बहुत दूर से आती है तो स्ट्रेट एंड पैरेलली आती है, पैरेलल आती है, डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं होती। जब डाइवर्ज कन्वर्ज नहीं होती तो इनका एरिया जो भी है वो कांस्टेंट होता है। जो एरिया यहाँ पर होता है वही एरिया यहाँ पर होता है। एरिया डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। ये वेव फ्रंट, इसका एरिया कांस्टेंट है। अब क्यों पढ़ रहे हैं? बोले ये जो वेव फ्रंट पढ़ रहे हैं इंटेंसिटी को जानने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। और एरिया यहाँ क्या हो गया? कांस्टेंट। पावर जो होता है वो सोर्स का प्रॉपर्टी होता है, एक ही सोर्स से वेव आ रही है इसलिए पावर सबकी कांस्टेंट। जो पावर यहाँ पर होगी वही पावर यहाँ भी होगी। पावर सोर्स का प्रॉपर्टी है, एक ही सोर्स से अगर वेव आती है तो पावर कांस्टेंट मानी जाती है। तो पावर भी कांस्टेंट, एरिया भी कांस्टेंट, तो ये वेव ऐसी जिनकी इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। जो वेव की इंटेंसिटी यहाँ होती है वही डिस्टेंस यहाँ, इंटेंसिटी यहाँ भी। इंटेंसिटी डिस्टेंस का फंक्शन नहीं होता इन केस ऑफ प्लेन वेव फ्रंट। और जब इंटेंसिटी कांस्टेंट तो डेफिनेटली इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर होता है ना, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट। और इस वेव की इक्वेशन को अगर लिखे तो ऐसा होता है y = a sin ओमेगा t - kx। बच्चों ध्यान से देखो, ये एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट है, टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो हम इस वेव को बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव। ये प्रोग्रेसिव की इक्वेशन मैंने पढ़ी थी, लेकिन आज इसका नेम क्या रखा? प्लेन। ये ऐसी वेव है जो बहुत दूर से आ रही स्ट्रेट लाइन प्रोपेगेटिंग वेव है, और ये ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा, एम्पलीट्यूड यहाँ पर कांस्टेंट है, तो इसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो ध्यान रखें इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखो कि यहाँ पर एरिया कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है, इसलिए इंटेंसिटी कांस्टेंट है, और इसलिए एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है। चलिए दूसरा पॉइंट अगर बात करें तो पॉइंट सोर्स। पॉइंट सोर्स की अगर बात करें तो पॉइंट सोर्स को जैसे ऑन करते हैं तो एनर्जी का एमिशन और डायरेक्शन में होता है। बच्चों ऑब्जर्वर के नियर अबाउट है ना पॉइंट सोर्स है, तो एनर्जी जब ऐसे ही उसको ऑन करते हैं एनर्जी और डायरेक्शन में ट्रेवल करती है ऐसे। तो यहाँ पर जो सरफेस होती है वो स्फेरिकल शेप होती है। अब स्फेरिकल शेप का अगर हम एरिया देखें तो कितना होगा? 4πr²। कोई बता सकता है आर कौन है इसका? स्फेरिकल सरफेस यहाँ पर होती है, उसका जो यहाँ पर एरिया है 4πr²। बताइए आर कौन है? बोले आर यहाँ पर अगर देखें तो रेडियस बोलते हैं हम लोग, लेकिन रेडियस नहीं है बेसिकली। ये रेडियस नहीं है, ये सोर्स और वेव फ्रंट के बीच का सेपरेशन है, डिस्टेंस। अब जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एरिया बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ पर बच्चों वेव फ्रंट कैसे होती है? स्फेरिकल, उसका एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r²। यहाँ एरिया कांस्टेंट था, यहाँ r² के प्रोपोर्शनल। तो बताओ इंटेंसिटी को क्या बोलेंगे? पावर अपॉन एरिया होता है, पावर तो कांस्टेंट ही होगी, तो इंटेंसिटी 1/r²। एरिया क्या होगा? r², तो इंटेंसिटी 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इंटेंसिटी क्या होती है? घटती जाती है। इंटेंसिटी का रिलेशन ऐसा भी होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये समझ में आ गया आपको? ये दिख रहा है आपको? इंटेंसिटी 1/r² है और इंटेंसिटी a² भी है, तो a² प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको सिंपलीफाई करने तो क्या होगा? A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे वेव का एम्पलीट्यूड भी घटता जाता है, C/r। C कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हम इस वेव की इक्वेशन को लिखें तो बोलते हैं, और ये इक्वेशन ऐसी होगी, यहाँ लिखेंगे y, ये y इक्वल्स टू क्या बनेगा? C/r sin ओमेगा t माइनस किया। ये ऐसी वेव है जिसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, घटता है डिस्टेंस के साथ। तो ये प्रोग्रेसिव वेव तो है, लेकिन ये एम्पलीट्यूड वेरिएबल है, इसको बोलते हैं स्फेरिकल प्रोग्रेसिव वेव। ओमेगा टी माइनस के आर, के साथ क्या आया? आर। आर मतलब वेव की डायरेक्शन है, वेव आर डायरेक्शन में जा रही है, आर मतलब रेडियल डायरेक्शन में जा रही है। तो वेव रेडियल डायरेक्शन में यहाँ पर ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ट्रेवल करती है, तो के साथ क्या लिखा? आर। आर डायरेक्शन है।
तो ये स्फेरिकल वेव है। ऐसे यहां पर बोले लीनियर सोर्स अगर ऑब्जर्वर के नियर अबाउट हो तो लीनियर सोर्स में क्या होता है, वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल शेप का होता है। बताइए सिलेंड्रिकल का एरिया क्या होता है, 2πr l। आर कौन है, इसका रेडियस होता है, या यूं कहते हैं आर इस सोर्स से वेव फ्रंट का डिस्टेंस होता है। एल यहां पर कौन है, इसकी लेंथ होती है। अब यहां पर क्या होता है, एल तो कांस्टेंट होता है, वेव फ्रंट का यहां पर अगर देखें तो डायमीटर बढ़ता जाता है, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहती है। क्योंकि लीनियर सोर्स होता है, ये लीनियर सोर्स ऐसा होता है जो टॉप एंड बॉटम से ब्रेक होता है। एनर्जी का जो एमिशन होता है ना, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर ऐसे एनर्जी एमिशन करता है, और इसीलिए बोलते हैं एनर्जी का एमिशन अब ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पर केवल लेंथ तो कांस्टेंट है, केवल यहाँ पर है ना एरिया उसका रेडियस बदलता रहता है। तो एरिया क्या लिखते हैं, 2πr l, एल कांस्टेंट है तो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। और जब एरिया प्रोपोर्शनल टू आर है तो इंटेंसिटी 1/, एरिया होता है, इसलिए बोल सकते हैं इंटेंसिटी 1/r। और हमें पता है कि इंटेंसिटी ए स्क्वायर भी है, इसलिए ए स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इसलिए इसको बोलते हैं ए का वैल्यू 1/√r। कहने का मतलब यहां भी अगर देखें तो डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी घटती है, एम्पलीट्यूड भी घटता है, और उसके घटने की जो रेट है वो स्फेरिकल के कंपेयर में कम होती है। आप देखो यहाँ एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यहाँ एरिया प्रोपोर्शनल टू आर, यहाँ पर इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर, तो यहाँ इंटेंसिटी 1/r। यहाँ भी इंटेंसिटी घट रही है डिस्टेंस के साथ, यहाँ भी घट रही है, लेकिन यहाँ के रेस्पेक्ट में यहाँ घटने की दर ज्यादा है। इसलिए हम हमारे घरों में जनरली क्या यूज करते हैं, ट्यूबलाइट्स यूज करते हैं, बल्ब यूज नहीं करते, पॉइंट सोर्स को प्रेफर नहीं करते, लीनियर सोर्स को प्रेफर करते हैं, ताकि इसमें इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ कम घटे। 1/r, और जब एम्पलीट्यूड यहाँ पर 1/√r होगा तो इस वेव की इक्वेशन क्या लिखेंगे, c/√r sin ωt माइनस k। हम इस वेव को बोलेंगे सिलेंड्रिकल प्रोग्रेसिव। कभी कभी 4 ऑप्शन में ये पूछता है, 4 ऑप्शन देता है, बोलता बताओ इनमें से पहचानो स्फेरिकल वेव कौन सी है, सिलेंड्रिकल वेव कौन सी है। देखो कैसे पहचानते, सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं दोबारा सुन ले। उसने पूछा स्फेरिकल वेव को पहचानो, तो हमारे माइंड में स्फेयर बनना चाहिए। बन गया स्फेयर, बन गया। बताओ एरिया बताओ, 4πr स्क्वायर, इसका मतलब एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बोलो, अब एरिया प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, क्यों पढ़ते हैं एरिया, बोले यार इंटेंसिटी की जानने के लिए पढ़ते हैं, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है 1/एरिया, तो 1/r स्क्वायर, इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर हो गया। अब जब स्फेरिकल में अगर 1/r स्क्वायर हो गया इंटेंसिटी, तो बताओ एम्पलीट्यूड कितना होगा, 1/r। मतलब जिस वेव का एम्पलीट्यूड 1/r हो तो समझ जाएंगे वो कौन है, स्फेरिकल वेव। उसने बोला सिलेंड्रिकल वेव को पहचानो, तो आपके माइंड में सिलेंडर बनना चाहिए। बन गया सिलेंडर, एरिया बताओ 2πr l, एल को मारो गोली, एरिया प्रोपोर्शनल टू आर। अब एरिया प्रोपोर्शनल टू आर तो इंटेंसिटी 1/एरिया मतलब 1/r, और जब इंटेंसिटी 1/r तो एम्पलीट्यूड 1/√r। मतलब जिस वेव का एम्पलीट्यूड 1/√r होगा भाई, तो समझ जाना वो वेव कौन है, स्लैब। और ये तो हम जानते हैं, ये तो प्लेन प्रोग्रेस, यहां कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि यहां सब कुछ कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, पावर कांस्टेंट, इसलिए इंटेंसिटी कांस्टेंट, इसलिए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट, इसलिए क्वेश्चन भी कांस्टेंट। क्या पूछेगा बेचारा, सभी तो कांस्टेंट है यार। तो यहां कभी क्वेश्चन नहीं बनता, जब भी क्वेश्चन बनेगा यहां बनेगा। तो यहां ध्यान रखिए, उल्टा चलना है। उसने बोला पॉइंट सोर्स मतलब स्फेयर, स्फेयर का एरिया आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इसलिए इंटेंसिटी 1/r स्क्वायर, इसलिए एम्पलीट्यूड 1/r। सिलेंड्रिकल एरिया प्रोपोर्शनल टू आर, इसलिए इंटेंसिटी 1/r, इसलिए एम्पलीट्यूड 1/r। बोलो भाइयों, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिए हम लोग। एक और आगे चले हम लोग, एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो, ए पर्सन स्टैंड्स एट d डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट साउंड सोर्स, when he moves 50 meter distance towards sound source, then intensity become 4 times of, then distance कितनी होगी। पहले तो ये देखो इसमें क्या लिखा, पॉइंट सोर्स बोला बेटा, पॉइंट साउंड सोर्स बोला, इसका मतलब स्फेरिकल का केस होगा, और स्फेरिकल का केस में हम देखें तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, बोले इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। और जब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल यहाँ पर 1/r स्क्वायर, तो उसको बोलेंगे I1/I2 इक्वल्स टू, मैं बोलूंगा R2 का स्क्वायर अपॉन R1 का स्क्वायर। I1 तो यहाँ पर I है, तो बताओ I2 कितनी होगी, 4I। बाद में कितनी इंटेंसिटी हो जाती है, 4I, 4 हाई हो जाती है। डिस्टेंस पहले कितनी थी, डिस्टेंस R1 का वैल्यू कितना था, d स्क्वायर। लेकिन जब वो 50 मीटर पास चलता है, देखो सोर्स के पास जब 50 मीटर जाएगा तो डिस्टेंस क्या होगी, d-50 होगी। बताओ d-50 होगी कि d+50 होगी, सोच लो एक बार। अरे पास में आया ना, हम सोर्स से डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो पहले डिस्टेंस कितनी थी, d, अब सोर्स के पास आ रहा तो डिस्टेंस d से कम होगी, d-50। सही है ना। बस आपको ये पहचानना है, ये पॉइंट सोर्स है, इसलिए 1/r स्क्वायर इंटेंसिटी। बाकी तो रेशियो बनाना, सॉल्व करना है। आप चाहे तो स्क्वायर रूट कर लो, तो ये आएगा 1/2, और ये आएगा d-50 अपॉन यहाँ पर होगा d। सॉल्व करेंगे तो d का वैल्यू कितना होगा, 100 मीटर होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, पॉइंट सोर्स है, इसका मतलब आपको रिजल्ट बनाना है 1/r स्क्वायर, बाकी तो सोल्व करना है।
तो इस तरह के क्वेश्चन कभी बनते हैं तो ध्यान रखेंगे ये इंटेंसिटी का आर्टिकल है, फॉर्मूला आपको ध्यान रखना 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एन स्क्वायर रो इनटू वी होता है। वो कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, उस पर कभी क्वेश्चन बने तो इस तरह की बात हो सकती है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट करते हैं, वो है स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। बच्चों मैं पहले पढ़ा चुका हूं स्पीड ऑफ वेव का जो फॉर्मूला होता है v इक्वल्स टू एन लैम्डा होता है, या इसको बोलते हैं v इक्वल्स टू ओमेगा बाई के होता है। लेकिन मैंने एक नोट दिया था आपको साथ में कि ये केनो को एन लैम्डा होता है, पर ये एन लैम्डा पर डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड किस पे करता है, मीडियम पर करता है, मीडियम की प्रॉपर्टीज पर करता है, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, इनर्शिया पे डिपेंड करता है। तो आज हम लोग जानना चाहते हैं कि डिपेंडेंसी के बेस पे वेव का स्पीड क्या होता है, वेव का वेलोसिटी मीडियम पर कैसे डिपेंड करता है। ओके, तो हम यहां पर उसी पॉइंट को जानने के लिए हम आर्टिकल ले रहे हैं स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव। अब ये मैकेनिकल वेव भी दो तरह से होती है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। हम पहले बात करते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं, मन में समझा के चल रहे हैं, और वो है साउंड वेव। पूरे चैप्टर में हम जो वेव पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, साउंड वेव। उसके बारे में बात करें, यानी उस वेव की स्पीड जानना चाह रहे हैं, साउंड वेव की स्पीड जानना चाह रहे हैं। अब देखो ये साउंड वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसका स्पीड मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, डेंसिटी, इनर्शिया पे डिपेंड करता है। डिपेंड कैसे करता है, ये सबसे पहले हमें बताया न्यूटन ने, उसने एक फॉर्मूला दिया, उसने प्रैक्टिकल किया, लेबोरेटरी में स्टडी किया और एक रिजल्ट बना के दिया कि अगर कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करता है तो मीडियम की डिपेंडेंसी के बेस पर अगर वेव का स्पीड लिखा जाए तो फॉर्मूला ऐसा होता है अंडर रूट ई अपॉन रूट। ये न्यूटन ने सबसे पहले बताया, उसने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिकल किया और एक रिजल्ट बना के दिया कि वेव का वेलोसिटी मीडियम पर इस तरह से डिपेंड करता है, ई और रो पर डिपेंड करता है, उस तरह से करता है, अंडर ई अपॉन रो रिजल्ट बना के दिया। ई कौन है, मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस है, और रो उस मीडियम का डेंसिटी है। ये यहां पर कौन है, मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस और रो मीडियम का डेंसिटी। मैंने कहा था वेव का वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, डेंसिटी, इनर्शिया पे डिपेंड करता है। तो कैसे करता है ये सबसे पहले बताया न्यूटन ने, और एक फॉर्मूला बना के दिया, और उसी के सम्मान में उसको बोलते हैं न्यूटन फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो, इस फॉर्मूले में दो बातें हैं, इलास्टिसिटी और डेंसिटी। हम बोलते हैं इनर्शिया भी होना चाहिए, इनर्शिया कहां है, इनर्शिया तो है ही नहीं, और बोलने में तो इनर्शिया भी आता है। कोई बता सकता है इनर्शिया कहां है इसमें, कहां है इनर्शिया बताओ। वैसे इनर्शिया यहां पर देखो छुपा हुआ है, डेंसिटी का मतलब इनर्शिया, डेंसिटी का तो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अबे डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, और मास अगर है तो इनर्शिया है ना यार। तो बोलने में तीन वर्ड है बेटा, ध्यान रखना, इलास्टिसिटी, डेंसिटी, इनर्शिया। लेकिन जब फॉर्मूला देखते हैं तो इलास्टिसिटी और डेंसिटी में तीनों बातें आ जाती है, क्योंकि डेंसिटी का मतलब मास अपॉन वॉल्यूम, मास मतलब इनर्शिया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखें हम लोग कि मीडियम पर ये वेलोसिटी डिपेंड करता है, और इस तरह से करता है, ये सबसे पहले बताया न्यूटन ने, और फॉर्मूला दिया अंडर ई अपॉन रो। कौन सी वेव का स्पीड है ये, लॉन्गिट्यूडनल वेव का स्पीड है। आपको पता है लॉन्गिट्यूडनल वेव को प्रेशर वेव कहते हैं, यस। और ये ऐसी प्रेशर वेव है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है। बताया था मैंने आपको, प्रेशर लगाने से बनती है, और प्रेशर तीनों मीडियम सस्टेन कर सकते हैं, पी वेव, और इसलिए तीनों मीडियम में ट्रेवल करती है ये। तो अगर देखें तो बताइए सॉलिड मीडियम में इसका फॉर्मूला क्या होगा। बोले अगर मैं बोलूं ये लॉन्गिट्यूडनल वेव का कॉमन फॉर्मूला आ गया, लेकिन अगर सॉलिड मीडियम में इस फॉर्मूले को लिखा जाए तो फॉर्मूला बनेगा अंडर रूट ई सॉलिड अपॉन रो, और उसको बोलते हैं अंडर रूट वाई अपॉन। सॉलिड मीडियम का जो इलास्टिक मॉडुलस है वो कौन होता है, यंग्स मॉडुलस होता है। यस, सॉलिड मीडियम में इलास्टिक मॉडुलस को क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो होता है। ऐसे अगर लिक्विड मीडियम में बात करें तो मतलब लिक्विड मीडियम में अगर देखा जाए तो फॉर्मूला बनेगा अंडर बी अपॉन रो। बी कौन है, लिक्विड का बल्क मॉडुलस कहलाता है, और इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक मॉडुलस। यस, बल्क मॉडुलस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक मॉडुलस। लिक्विड में जब साउंड वेव ट्रेवल करती है, लिक्विड में जब कोई लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है, तो लिक्विड में प्रेशर एक्सर्ट होता है, और प्रेशर लगने की वजह से उसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आते हैं। तो उसी के रेस्पेक्ट में उसको बोलते हैं वहां पर इलास्टिक मॉडुलस को बल्क मॉडुलस कहते हैं, मतलब उसका मतलब होता है वॉल्यूमेट्रिक इलास्टिक मॉडुलस। फॉर्मूले बिल्कुल सेम ही है, बेसिक फॉर्मूला ये है। सॉलिड में इसको क्या बोलेंगे, अंडर रूट वाई अपॉन रो, और लिक्विड में क्या बोलेंगे, अंडर रूट बी अपॉन। याद रह जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, एक मीडियम और होता है, कौन, लॉन्गिट्यूडनल में है ना, एक मीडियम और होता है गैसियस मीडियम, और ये हमारे लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम लोग साउंड वेव की स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, लेकिन साउंड वेव का मीडियम है ना, साउंड वेव का भी हम बात कर रहे हैं गैसियस मीडियम में स्पीड। तो ये साउंड वो साउंड वेव हो जाती है जो हम बोलते सुनते हैं। बताइए हम बोलते सुनते कौन सा मीडियम में, गैसियस मीडियम में। तो हम उस वेव की स्पीड के बारे में जानना चाह रहे हैं, इसका मतलब हमारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हम जो बोलते सुनते हैं उस वेव की स्पीड जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं आपसे। तो देखो इसकी थोड़ी डिटेल में बात करूं मैं आपसे, यहां से क्वेश्चन भी ज्यादा बनते हैं। सुन रहे सब मेरी बातें,
अब आप बताओ ये वेव की जो वेलोसिटी है, बेसिकली दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी। फॉर्मूला को देखा था, तो यहाँ भी हमें पढ़ना पड़ेगा, मीडियम अगर गैसेस है तो मीडियम गैसेस का हमें इलास्टिक मॉडुलस पढ़ना पड़ता है, और गैसेस मीडियम का जो इलास्टिक मॉडुलस है वो भी एक प्रकार का बल्क मॉडुलस ही होता है, क्योंकि गैसेस मीडियम में जब वेव ट्रेवल करती है तो वहां भी प्रेशर एक्सर्ट होता है, तो वहां भी वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आते हैं, और इसलिए उसके भी मॉडुलस को बल्क मॉडुलस ही कहते हैं। सुन रहे हैं सब मेरी बातें? अभी जो बल्क मॉडुलस है बेटा, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो। यार आप पढ़ते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही इलास्टिक मॉडुलस, और स्ट्रेस को बोलते हैं चेंज इन प्रेशर। यस, प्रेशर एक्सर्ट होता है मीडियम में, तो यहाँ प्रेशर चेंज होता है, एक काइंड ऑफ क्या होती है, स्ट्रेस होती है। और स्ट्रेन कौन है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डेल्टा वी अपॉन वी विद माइनस। मैं समझा रहा है, ये अगर प्लस होती है माइनस होगा, मतलब ये वॉल्यूम घटेगा। तो ये आप सब पढ़ते हैं, सब जानते हैं स्ट्रेन ऐसा हो। इसको सिंप्लीफाई करें तो माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी ई गैस, यानी गैसेस मीडियम का जो इलास्टिक मॉडुलस है, बल्क मॉडुलस, उसको अगर मैं नोटेशन में लिखूं तो उसको बोलता हूं माइनस वी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी। अब लेकिन एक बात और ध्यान रखना, मीडियम गैसेस से उसका इलास्टिक मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस से, उसको नोटेशन में ऐसा लिखते हैं, लेकिन उसका वैल्यू गैसेस मीडियम की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि गैसेस मीडियम किस कंडीशन में। अगर गैसेस मीडियम आइसोथर्मल कंडीशन में है तो उस मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस उस मीडियम का प्रेशर होता है। ये पढ़ाया जाता है आपको, हीट में पढ़ाएंगे आपको सर। और अगर गैसेस मीडियम एडियाबेटिक कंडीशन में होता है तो उस कंडीशन में गैसेस मीडियम का जो इलास्टिक मॉडुलस होता है वो गामा इंटू प्रेशर होता है। कैसे होता है मैंने यहाँ लिख तो रखा है, लेकिन मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं करूंगा क्योंकि आप हीट में पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे गैसेस मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पर बल्क मॉडुलस होता है। उसको नोटेशन में क्या लिखते हैं, माइनस बी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा बी लिखते हैं, और उसका वैल्यू आइसोथर्मल कंडीशन में अगर देखें तो उस मीडियम का प्रेशर होता है, और अगर एडियाबेटिक में इसको लिखें तो ये गामा इंटू प्रेशर होता है। गामा कौन है? एडियाबेटिक कांस्टेंट होता है, जानते हैं आप, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो होता है। और ये कैसे आए? ये ऐसे आता है, देखो आइसोथर्मल में क्या होता है, पीवी बराबर कांस्टेंट होता है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो ये इक्वेशन बनेगी, और जब इसका इक्वेशन आएगा तो इसका वैल्यू आएगा पी के बराबर। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि आप पढ़ेंगे हीट में। आप ध्यान रखेंगे गैस मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस मीडियम की कंडीशन में डिपेंड करता है। अगर मीडियम आइसोथर्मल है तो मीडियम का प्रेशर इलास्टिक मॉडुलस होगा, और अगर एडियाबेटिक है तो क्या होगा, गामा इंटू प्रेशर होगा। चलूं आगे, बोलो भाई। अब चलते हैं, देखो हम स्टार्ट करते हैं। अभी स्पीड नहीं है ये हमारे पास, अभी तो मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस है। अब बात करते हैं देखो न्यूटन से, न्यूटन कॉन्सेप्ट। न्यूटन ने कहा कि जब भी कोई साउंड वेव किसी गैसीय मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में कंप्रेशन डायरेक्शन बनते हैं, और उनके बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो होता है। कैसा होता है? स्लो होता है, और स्लो होने की वजह से गैसियस मीडियम आइसोथर्मल कंडीशन में होता है। यस, ये न्यूटन का मानना था कि जब भी कोई साउंड वेव किसी गैस मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में कंप्रेशन डायरेक्शन बनते हैं, पर उनके बनने का प्रोसेस स्लो होता है, और स्लो होने की वजह से गैसियस मीडियम आइसोथर्मल कंडीशन में होता है। मतलब ये न्यूटन का मानना था कि जब भी कोई साउंड वेव मीडियम में ट्रेवल करती है, यहां पर ये मीडियम में ट्रेवल करती हैं, जब ये वेव मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो मीडियम में कंप्रेशन डायरेक्शन बनते हैं, और बनने का जो प्रोसेस है स्लो होने की वजह से गैस आइसोथर्मल कंडीशन होता है। पढ़ते हैं हीट में स्लो होने वाले प्रोसेस क्या होते हैं, स्लो होने वाले प्रोसेस क्या होते हैं, स्लो होने वाले प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं, और फास्ट होने वाले क्या होते हैं, एडियाबैटिक होते हैं। तो ये न्यूटन का मानना था, उसकी एजम्पशंस थी कि साउंड जब भी गैस मीडियम में ट्रेवल करता है तो ड्यूरिंग साउंड वेव प्रोपगेशन मीडियम आइसोथर्मल होता है, और आइसोथर्मल कंडीशन में गैस मीडियम में इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है, पी। पढ़ा भी अपन ने, और इसके बेस्ट पर अगर फॉर्मूला लिखे तो वी गैस इक्वल्स टू क्या बनेगा, अंडर रूट ई अपॉन रो होता है। पी कौन है? मीडियम का इलास्टिक मॉडुलस है, तो इसको बोलते हैं अंडर रूट पी अपॉन रो। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर बात करूं मैं, ये फॉर्मूला क्या बना, अंडर रूट पी अपॉन रो होता है। गैसेस में साउंड का स्पीड अंडर रूट पी अपॉन रो। अब हम इसको स्टडी करें, हम लोग देखो इसको कंपेयर तो करें, हम तो देखें तो सही, इसको चेक तो करें कि फॉर्मूला जो बनाया न्यूटन ने सही है क्या। तो हम इसको चेक करते हैं एयर मीडियम में। बच्चों एयर मीडियम भी एक प्रकार का गैसियस मीडियम है, और गैसियस मीडियम में अगर एयर है तो उसमें साउंड का स्पीड हमें पहले से पता है, प्रैक्टिकल वैल्यू कितना होता है, 330 होता है। अगर साउंड वेव एयर में ट्रेवल करती है तो उसका प्रैक्टिकल वैल्यू लेबोरेटरी में पहले से हमने कैलकुलेट कर रखा हो, कितना होता है, 330 होता है। अगर ये फॉर्मूला इस वैल्यू को सेटिस्फाई करता है तो हम इसको सही मानते हैं, और अगर नहीं करता तो गलत मानते हैं। तो देखो उसको एयर में चेक करता हूं, एयर में प्रेशर कितना होगा, बोले 180 प्रेशर इतना होता है। एयर की डेंसिटी आप नहीं जानते, मैं जानता हूं, लिखा मैंने 1.29 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ध्यान रखेंगे एयर की डेंसिटी है, ये कांस्टेंट पैरामीटर एयर का 1.29 केजी पर मीटर क्यूब।
डेंसिटी एयर की ऐसी, प्रेशर इतना ऐसा, तो इनको देखो है ना, इन दोनों को मैंने सोल्व किया अंडर पी अपॉन रो, तो ये वैल्यू आती है लगभग 280 मीटर पर सेकंड। यस, इस फॉर्मूले से एयर में साउंड का स्पीड कितना है 280 मीटर पर सेकंड, बल्कि ये एक्चुअल में होता कितना है 330। इसका मतलब ये प्रैक्टिकल वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और इसलिए ये फॉर्मूला गलत मान लेते हैं। यस, न्यूटन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कि जब भी साउंड वेव मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में कंप्रेशन डायफ्रेक्शन बनते हैं, उनके बनने का प्रोसेस स्लो है और स्लो होने की वजह से आइसोथर्मल कंडीशन में होता है। अरे स्लो स्लो होते हैं ना बेटा, स्लो स्लो होने की वजह से वहां पर जो भी टेम्परेचर प्रेशर चेंज होता है ना, वो चेंज को वो मेंटेन कर लेता है। वो सराउंडिंग से हीट ले सकता है, सराउंडिंग से हीट दे सकता है, हीट लेकर देकर अपने टेम्परेचर को मेंटेन बना के रख सकता है, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट टाइम होता है। स्लो स्लो होने की वजह से ऐसा होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट तो आइसोथर्मल कंडीशन। पर ये जो कॉन्सेप्ट आया ये एयर में फेल हो जाता है, और जब एयर में फेल होता है तो ये रिजल्ट, ये फॉर्मूला कैंसिल हो जाता है। तो फिर इसमें करेक्शन किया था लाप्लास ने। लाप्लास स्टूडेंट था न्यूटन का, तो इसमें हल्का सा इसने करेक्शन किया। उसने कहा कि देखो लाप्लास के अकॉर्डिंग क्या हुआ, कि लाप्लास ने कहा कि जब भी कोई साउंड वेव किसी गैस मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम में कंप्रेशन डायफ्रेक्शन बनते हैं, पर बनने का इनका जो प्रोसेस होता है वो फास्ट होता है, रैपिडली बनते हैं। टू एंड फ्रो यहाँ पर पार्टिकल हो रहा है या कंप्रेशन डायरेक्शन बनते हैं, पर इनके बनने का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है। इतना फास्ट होता है कि सिस्टम के पास इतना सफिशिएंट टाइम नहीं होता कि वो सराउंडिंग को हीट दे पाए या सराउंडिंग से हीट ले पाए। न तो देता है न लेता है, हीट एक्सचेंज जीरो होता है। और जब हीट एक्सचेंज जीरो, तो बताओ कंडीशन कौन सी होती है एडियाबैटिक। बस ये चेंज किया था लाप्लास ने। न्यूटन ने क्या माना था, आइसोथर्मल कंडीशन माना था, स्लो प्रोसेस माना था, याद रखेंगे आप लोग। पर लाप्लास ने करेक्शन करके क्या कहा कि ये एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, यहाँ पर कंप्रेशन डायरेक्शन फास्ट फास्ट बनते हैं, यहाँ पर हीट एक्सचेंज जीरो होता है, तो ये एडियाबैटिक कंडीशन होती है। और जब एडियाबैटिक कंडीशन होती है तो बताओ उस केस में एडियाबैटिक कंडीशन में इलास्टिक मॉडुलस कितना होता है। इसके हिसाब से फॉर्मूला कितना बना, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। इलास्टिक मॉडुलस ऐसा है तो बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो होता है। बच्चों अगर देखा जाए तो न्यूटन ने क्या फॉर्मूला दिया था, अंडर रूट पी अपॉन रो। इसने फॉर्मूला क्या दिया, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। तो ध्यान से देखो ये फॉर्मूले में अगर देखें तो गामा का करेक्शन हुआ है, केवल गामा लेकर आया है, इसलिए इसको कभी कभी गामा करेक्शन भी कहते हैं हम लोग। गामा करेक्शन हुआ है, तो ये गामा करेक्शन भी कहलाता है। यहां पर अगर देखें तो अब इसको भी हम एयर में चेक करते हैं, तो बच्चों एयर में चेक करेंगे तो एयर मीडियम में देखो साउंड का स्पीड हमें पता इतना होता है, मतलब 330 होता है, लेकिन इस फॉर्मूले से चेक करते हैं गामा का वैल्यू कितना होता है एयर में 1.4। बच्चों ध्यान रखना, गामा का वैल्यू अगर देखा जाए एयर का, तो ये एयर का जो गामा होता है 1.4 होता है। क्यों, क्योंकि एयर डाई एटॉमिक होता है, और डाई एटॉमिक में ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है ना उसके अंदर, मैक्सिमम ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है इसमें, तो यहाँ पे इसको डाई एटॉमिक मानते हैं, उसका वैल्यू 1.4। तो ये 1.4, ये प्रेशर मेरे को पता है, डेंसिटी पता है, इसको मैं सोल्व करता हूँ तो एयर में इसकी वैल्यू आती है 332 मीटर पर सेकंड। और ये ऐसी वैल्यू है जो प्रैक्टिकल वैल्यू 330 के काफी नियर आती है, इसलिए हम इसको सही मान लेते हैं फॉर्मूला। यस, इस फॉर्मूले से एयर में साउंड का स्पीड कितना है 332, जबकि एक्चुअल में प्रैक्टिकली कितना होता है 330। ये उसके काफी नियर है, इसलिए हम इसको सही मान लेते हैं। यानी आज से अब से आप सबके लिए स्पीड ऑफ साउंड इन गैस का करेक्ट फॉर्मूला अंडर रूट पी अपॉन रो ना होकर अंडर रूट गामा पी अपॉन रो हो जाता है। हम हमेशा इसको यूज करते हैं और इसके हिसाब से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हम इसको ऐसा पूछ सकते हैं, न्यूटन फॉर्मूला प्लस लाप्लास करेक्शन। देखो न्यूटन का फॉर्मूला था, बेसिक तो फॉर्मूला ये था ना, अंडर ई अपॉन रो। ई कौन, इलास्टिक मॉडुलस, और रो कौन है, डेंसिटी। अब उस इलास्टिक मॉडुलस में इसने कुछ करेक्शन किया था लाप्लास ने, उसको बोलते हैं लाप्लास फॉर्मूला। कभी कभी हम उसको आगे भी बढ़ा देंगे, देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, गैसियस स्टेट इक्वेशन होती है, आइडियल गैसियस स्टेट इक्वेशन। पी कौन है, प्रेशर। वी को कौन, वॉल्यूम। वॉल्यूम को बोलते हैं मास अपॉन डेंसिटी। और एन आप समझते हैं, एन कौन है बेटा, एन यहाँ पर कौन है, एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स से, इसको बोलते हैं मास अपॉन एमडब्ल्यू का रेशियो इनटू आरटी। तो इस रिलेशन को हम ऐसा ही बोल सकते हैं, पी अपॉन रो इक्वल्स टू क्या बन गया, आरटी अपॉन एमडब्ल्यू। अरे जानते हैं यार, बेसिक सब पढ़ते हैं। पी का मतलब पी, और है ना, यहाँ पर अगर देखें तो वी कौन है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब मास अपॉन डेंसिटी है, और एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर ऑफ गैस। सॉल्व करेंगे तो एम से एम कैंसिल होगा, और यहाँ पर ऐसा बनेगा पी अपॉन रो का वैल्यू क्या बना, आरटी अपॉन एमडब्ल्यू। इसलिए फॉर्मूला ऐसा भी बनता है। वी गैस का फॉर्मूला अंडर रूट गामा पी अपॉन रो भी होता है, या फिर उसको गामा आरटी अपॉन एमडब्ल्यू भी कहते हैं। ये दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या बोला। अगर वो प्रेशर डेंसिटी की बात करता है तो फॉर्मूला ये यूज करते हैं, और टेम्परेचर एमडब्ल्यू की बात करता है तो फॉर्मूला ये यूज करते हैं। तो तीनों मीडियम में मेरे पास साउंड का स्पीड आ गया। सॉलिड मीडियम में क्या था, अंडर रूट वाई अपॉन रो।
बोलो बेटा, वाई अपन रो। लिक्विड में क्या था, अंडर रूट बी अपन रो, और गैसियस मीडियम में फॉर्मूला क्या आया, अंडर रूट गामा आर टी अपन एमडब्ल्यू, ए या गामा पी अपन रो। गामा कौन है, एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है, पी मीडियम का प्रेशर, रो मीडियम का डेंसिटी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर इन केल्विन, और यहाँ पर एमडब्ल्यू कौन है, गैस का मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब आगे चलते हैं, देखो तीनों मीडियम में मेरे पास स्पीड आएगी। यहाँ पर एम्स का क्वेश्चन बनता है, एम्स का बने हुए क्वेश्चन, ध्यान से मेरी बात सुनना आप। हम तीनों मीडियम में साउंड का स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। आपको पता है स्पीड साउंड का जो होता है वो दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक तो इलास्टिक मोडस और एक डेंसिटी। तो तीनों मीडियम में मैं स्पीड को कंपेयर करूं तो देखो, सॉलिड मीडियम का इलास्टिक मोडस, लिक्विड का इलास्टिक मोडस और गैस मीडियम का इलास्टिक मोडस। बताइए किस मीडियम का इलास्टिक मोडस सबसे ज्यादा होगा, तो बोले सॉलिड का होगा। बच्चों इलास्टिक मोडस का पता होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन का रेशियो। सॉलिड मीडियम में स्ट्रेस, सॉलिड मीडियम में स्ट्रेस सबसे ज्यादा होती है और स्ट्रेन सबसे कम होती है। सबसे ज्यादा अपॉन सबसे कम, इसका मतलब बहुत बहुत ज्यादा। ध्यान रखेंगे सॉलिड मीडियम का इलास्टिक मोडस लिक्विड से कहीं गुना ज्यादा होता है, और लिक्विड का इलास्टिक मोडस गैसेस मीडियम से कहीं गुना ज्यादा होता है, वेरी वेरी ग्रेटर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी सॉलिड की, डेंसिटी लिक्विड की, और डेंसिटी गैस की। अगर मैं डेंसिटी में कंपेयर करूं तो हमें ये भी पता है कि सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होती है, और सबसे कम गैस की होती है। लेकिन ध्यान रखना डेंसिटी यहाँ पर है ज्यादा ज्यादा, लेकिन इलास्टिक मोडस कहीं गुना ज्यादा होता है। और जो कहीं गुना ज्यादा होता है ना बेटा, वो फॉर्मूले में ऊपर होता है न्यूमरेटर में। हमें पता है डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा है लिक्विड से, लेकिन इसके कंपेयर में इलास्टिक मोडस का वैल्यू कहीं गुना ज्यादा होता है। और जो कहीं गुना ज्यादा होता है वो फॉर्मूला में न्यूमरेटर में होता है, और इसीलिए कहा जाता है कि सॉलिड मीडियम में साउंड का स्पीड ज्यादा होता है लिक्विड के कंपेयर में, और लिक्विड में ज्यादा होता है गैसेस के कंपेयर में। ये ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगा, सॉलिड में उससे कम, लिक्विड में उससे कम, गैस में। इसका मेन रीजन कौन, इलास्टिक मॉडुलस। क्योंकि इलास्टिक मॉडुलस सॉलिड का लिक्विड के में कहीं गुना ज्यादा होता है। हमें पता है डेंसिटी सॉलिड की ज्यादा होती है, लेकिन डेंसिटी के कंपेयर में इलास्टिक मॉडुलस कहीं गुना ज्यादा होता है, इसलिए इसके ज्यादा होने का इफेक्ट कैंसिल कर देता है, और ये ज्यादा है इसलिए स्पीड यहाँ पर ज्यादा होती है। सॉलिड में साउंड का स्पीड ज्यादा, लिक्विड में ज्यादा उससे कम, और सबसे कम गैस में होती है। इसका मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन, इलास्टिक मॉडुलस का ज्यादा होना। एग्जाम में आया था, एम्स में क्वेश्चन असर्शन पूछा था कि स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन, है ना, स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड इज ग्रेटर देन लिक्विड मीडियम, और फिर उसने रीजन दिया था कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। समझ में आ रहा है, दोबारा वो सुनो। उसने बोला कि सॉलिड मीडियम में साउंड का स्पीड लिक्विड से ज्यादा होता है, असर्शन में, और फिर रीजन में लिख के दिया कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड मीडियम। तो आपको पता है असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन असर्शन रीजन को प्रूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब आंसर जाएगा बी। बी जाएगा बी। रीजन रॉन्ग नहीं है, रीजन राइट तो है, लेकिन प्रूव नहीं कर रहा है, प्रॉपर नहीं है। क्या डेंसिटी के ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा हुई क्या, डेंसिटी के ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा नहीं हुई, इलास्टिक मॉडुलस के कहीं गुना ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा होती है। तो असर्शन भी राइट है उस क्वेश्चन में, और रीजन भी राइट है, लेकिन दो प्रूव उसको प्रूव नहीं कर रहा, उसका रीजन नहीं है, इसका मतलब आंसर जाएगा बी। बोलो, पर अगर मैं इलास्टिक मॉडुलस लिख देता तो आंसर क्या जाएगा, ए। एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो मान लीजिए सॉलिड का सबसे बेस्ट एग्जांपल लिया सॉफ्ट आयरन, लिक्विड का सबसे बेस्ट एग्जांपल वाटर, और ये है एयर। अब हम तीनों मीडियम में चेक करें साउंड का स्पीड, तो ध्यान रखें सॉफ्ट आयरन में अगर डिस्कशन करें तो साउंड का स्पीड 5000 के लगभग मीटर पर सेकंड स्पीड होता है। बच्चों 5050 मीटर पर सेकंड स्पीड होती है, लेकिन अगर वही साउंड वेव वाटर में चले तो उसका स्पीड होती है 1450 मीटर पर सेकंड, लगभग 1500 मीटर पर सेकंड मानते हैं। लेकिन अगर एयर में साउंड चले तो उसका स्पीड कितना होता है, 330। तो आप सोचो यहाँ पर तीनों मीडियम में कंपेयर हो तो स्पीड सबसे ज्यादा किसमें होगी, सॉलिड में, फिर लिक्विड में, और सबसे कम किसमें होती है, गैस में। इसका मेन रीजन कौन, इलास्टिक मॉडुलस। निशांत कुमार क्या पूछ रहे हैं, व्हाई नॉट डेंसिटी। बेटा डेंसिटी कहां पर ज्यादा तो है, लेकिन डेंसिटी का इफेक्ट बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम होती है, कम ज्यादा हो। डेंसिटी सॉलिड की लिक्विड से ज्यादा होती है, लेकिन इससे इलास्टिक मॉडुलस के रेस्पेक्ट में ये थोड़ा कम होती ज्यादा, और इसलिए इसके ज्यादा होने का इफेक्ट कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये कहीं गुना ज्यादा है इलास्टिक मॉडुलस, और इसलिए यहाँ पर स्पीड सॉलिड में ज्यादा, लिक्विड में कम, सबसे कम गैस में होती है। लिख भी दिया मैंने नॉट, आप ध्यान रखेंगे स्पीड और का मेन डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है, इलास्टिक मॉडुलस। अब एक और बात सुनो, वैक्यूम इज डेंटस मीडियम फॉर साउंड एंड रेयर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ भी क्वेश्चन बनता है बच्चों।
आपको ना जब कोई भी साउंड वेव कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और दूसरे मीडियम में उसका स्पीड बढ़ जाता है, तो दूसरा मीडियम में स्पीड बढ़ने का मतलब वो मीडियम उसका रेयरर कहलाता है। आपको ना मीडियम का रेयर होना, मीडियम का डेंस होना वेव की स्पीड से डिसाइड करते हैं। बच्चों, किसी मीडियम में अगर वेव का स्पीड ज्यादा है तो वो मीडियम उसके लिए रेयरर कहलाता है, और अगर स्पीड उसकी कम हो जाती है तो वो डेंसर कहलाता है। मीडियम का रेयर होना, मीडियम का डेंसर होना वेव की स्पीड से डिसाइड करते हैं, मीडियम की डेंसिटी से डिसाइड नहीं होता। अगर कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहा है और दूसरे मीडियम में उसका स्पीड बढ़ रहा है, तो वो मीडियम उसके लिए कैसा हो गया? रेयर। और अगर स्पीड घट रहा है तो उसके लिए क्या हो गया? डेंसर। यस, मीडियम का रेयर होना, मीडियम का डेंस होना वेव की वेलोसिटी से डिसाइड की जाती है। इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिखा, आपकी एनसीईआरटी है ना, आपके मॉडल में असर्शन रीजन का क्वेश्चन है ये। बताइए साउंड का स्पीड वैक्यूम में कितना होता है? साउंड का स्पीड वैक्यूम में 0 होता है। 0 होने का मतलब ये उसके लिए कैसा हो गया? डेंसेस्ट मीडियम हो गया। मेरी बात समझ में आई? वैक्यूम में साउंड का स्पीड डेंसेस्ट, वैक्यूम में साउंड का स्पीड कितना होगा? 0। इसका मतलब साउंड उसमें ट्रेवल नहीं कर पाएगी। जब साउंड ट्रेवल नहीं कर पाएगी तो वहां पे स्पीड क्या होगी? 0 होगी, ट्रेवल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब उसके लिए कैसा होगा? डेंसेस्ट मीडियम हो गया। लेकिन लाइट के लिए क्या हो गया? रेयरेस्ट मीडियम होता है। बच्चों ऑडियो आ रहा है? मेरी बात आ रही समझ में? हेलो 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 बच्चों। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ गई सबको? तो सुनिए, अब हम बोलते हैं सॉलिड में स्पीड सबसे ज्यादा होगी, लिक्विड में उससे कम होगी, सबसे कम गैस में होगी। गैस में भी अगर हम देखें तो कंपेयर करें, गैसेस मीडियम में स्पीड का फॉर्मूला क्या था? v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन mw। अगर मैं बाकी सबको कांस्टेंट कर दूं तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट मॉलिक्यूलर वेट होता है। अगर मैं सभी गैस मीडियम में स्पीड को कंपेयर करूं तो जिस गैस मीडियम का mw सबसे कम होगा उसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगी। इसलिए बोलते हैं इन गैसियस मीडियम स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन हाइड्रोजन मीडियम, क्योंकि इसका mw सबसे कम होता है। और ये स्पीड भी कितना होता है? 1240 मीटर पर सेकंड अबाउट होता है। ध्यान रखेंगे आप। तो थोड़ा सा ध्यान रखें यार, ये एक्स्ट्रा बातें अगर आप चाहें तो बता दूंगा, नहीं तो कोई मतलब नहीं इनका। लेकिन यह है कि इंपॉर्टेंट है, कभी पूछे आपसे तो ध्यान रखेंगे इस तरह की बात। आगे चलते हैं हम लोग, हम बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, और वो फॉर्मूला आया था अंडर गामा पी अपॉन रो या अंडर गामा आर टी अपॉन एमडब्ल्यू। लाइट के लिए डेंसेस्ट मीडियम कौन सा हुआ? लाइट के लिए डेंसेस्ट मीडियम यहाँ पर अगर देखें तो बेटा वो डिपेंड कर रहा है इसमें मोशन ना करे। तो डिपेंड अभी पता नहीं हम लोगों को कौन सा डेंसर, क्योंकि यहाँ पर डेंसर कंपेयर कर सकते हैं हम लोग। अगर हम देखें लाइट की बात करें तो एयर में उसकी स्पीड, यहाँ एयर में स्पीड उसकी कम ज्यादा होती है, तो उसके लिए रह। लेकिन अगर ये वाटर में जाए तो वाटर में उसका स्पीड घट जाता है, सी अपॉन म्यू। तो वाटर में घट जाएगा, वाटर में घटेगा तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा? वो उसके लिए डेंसर हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं, और ये स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस कर रहे हैं गैसियस मीडियम में। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका दो फॉर्मूले आए थे, अंडर गामा पी अपन रो, अंडर गामा आर टी अपन एमडब्ल्यू। अब ये जो फॉर्मूला मेरे पास आया है ये कई फैक्टर से अफेक्टेड होता है बेटा, तो उन फैक्टर्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप लोगों से। तो देखो फैक्टर अफेक्टिंग द स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम। उसमें सबसे पहला फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ। डायमंड वाला पॉइंट बेटा, डायमंड के अंदर साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि डायमंड में इलास्टिक मोशन बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर स्पीड 6500 मीटर पर सेकंड अबाउट होता है। चलिए बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, है ना, उसमें भी हम देख रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग। उसका पहला फैक्टर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हम जब टेम्परेचर की बात करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एमडब्ल्यू।
यहां पर गामा टी बाय एमडब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो गामा आर और एमडब्ल्यू, गामा और आर एमडब्ल्यू तो मानते हैं कांस्टेंट है, सपोज इसको चेंज नहीं कर रहे, लेकिन अगर मगर ये सब कांस्टेंट हो जाए तो बताओ v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, रूट टी होता है। अगर मैं टेम्परेचर के साथ डिस्कशन करूं तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। यानी इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर यहां पर बढ़ा देंगे गैसेस मीडियम का तो स्पीड बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाएंगे तो स्पीड घट जाती है, इसको रेशियो में ऐसा बोल सकते हैं। बस ध्यान रखिए टेम्परेचर टी कैपिटल टी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये टेम्परेचर को केल्विन में शो करता है। सिंपल, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, आप जानते हैं। ग्राफिकल सेक्शन देखो तो वी और टी में ग्राफ ऐसा पैराबोला बने, पावर जिसके कम उधर बैंड हो जाएगा। v और रूट टी में ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, या v स्क्वायर टी में ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, हम इस फॉर्मूले को चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं, डेल्टा v अपॉन b इनटू 100 इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा t अपॉन t इनटू 100। ये परसेंटेज चेंज, स्मॉल चेंज के लिए यूज करते हैं, ये हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, ये पहले भी बात कर चुके हैं। अप टू 5% चेंज हम इसको यूज करते हैं। रिजल्ट क्या बना कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाते हो तो स्पीड घट जाती है। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इन अ गैसियस मीडियम on increasing the temperature by 900 Kelvin, speed of sound becomes double of its initial value। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए सब लोग। आपसे बोला गया 900 केल्विन अगर मैं स्पीड बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो स्पीड डबल हो जाती है। देखो बात तो इतनी सी है ना, v1 अपॉन v2 अंडर रूट t1 अपॉन t, v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू अंडर रूट t1 अपॉन t2। स्पीड हम डबल कर रहे हैं, तो पहले वाला v था तो अब कितना होगा 2v। अब पहले वाला टेम्परेचर यहाँ पर t1 है, तो बाद वाला कितना होगा t1 प्लस 900। बच्चों 900 टेम्परेचर 900 केल्विन हमने इंक्रीज किया है, तो हम बोलेंगे t1 अपॉन t1 प्लस 900। ये समझ में आया, v1 अपॉन v2 अंडर रूट t1 अपॉन t2। टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, डबल होगी। तो ये v पहले थी तो पहले टेम्परेचर t1 था, अब 2v, तो अब क्या होगा t1 प्लस 900। सॉल्व करेंगे तो v से v कट जाएगा, ये आएगा 1/4 स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये आएगा t1 अपॉन t1 प्लस 900। सॉल्व कर ले, सॉल्व करेंगे तो बताओ यहाँ पर क्या होगा t1 और ये 4t1, तो यहाँ पर आएगा t1 का वैल्यू, सोल्व कर लोगे ना, t1 का वैल्यू आएगा 300 केल्विन। बच्चों केल्विन में है तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस में होगा 227 डिग्री सेल्सियस। तो रिजल्ट इतना सही है ना, v1 अपॉन v2 अंडर रूट t1 अपॉन t2। टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगी। बस वर्ड्स पे ध्यान देना, इंक्रीज किया है, इसका मतलब पहले t1 था, अब t1 प्लस 900 हो गया, इंक्रीज किया है। आगे चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज 330 मीटर पर सेकेंड। साउंड का स्पीड एयर में कितना, 330 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछा 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्पीड कितनी होगी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर दे रखा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्पीड दे रखी है, तो आपसे बोला 10 डिग्री सेल्सियस पर कितना होगा। तो हम वही बोलेंगे v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू अंडर रूट t1 अपॉन t2। सॉल्व करते हैं तो v1 का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया, स्पीड यहाँ पर 330 है, और v2 मेरे को पता करना है। सॉल्व करेंगे अंडर रूट t1 अपॉन t2, t1 का वैल्यू कितना है, बोले t1 पहले 0 डिग्री सेल्सियस था तो इसको बोलेंगे 273 केल्विन में लिखना है, या ध्यान रखना है। और ये क्या होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया तो ये क्या होगा 273 प्लस 10 क्या होगा 283 होगा। बच्चों अगर देखा जाए तो इस फॉर्मूले को ऐसा बोलेंगे v1 अपॉन v2 अंडर रूट t1 अपॉन t2। अब ध्यान से देखो, चार टर्म यहाँ पर है, चार में से हमें 3 दे रखी है और एक हमें पता करना है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत टिपिकल है। बच्चों 273 और 283, पहले तो उसको मैं डिवाइड करूँ, और डिवाइड करने के बाद रूट करना है, और रूट हमारे लिए बहुत टिपिकल होता है। हमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल डिवीजन सब आते हैं, लेकिन रूट नहीं आता। तो जब इस तरह की क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है, इस तरह के चेंजेस आते हैं, और इसमें अगर देखा जाए तो रूट है ना, कैलकुलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं ये मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। यहां पर हमें थोड़ा सा बायनोमियल एक्सपेंशन करना पड़ेगा। क्या बात है, आंसर 2 आ गया सबका, वेरी गुड। कैलकुलेटर लेके बैठे होंगे, तो कैलकुलेटर मिलेगा नहीं एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बात सुनना ध्यान से, v1 अपॉन v2 अंडर रूट t1 अपॉन t2 है, हम इसको ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, हो नहीं पा रहा हमसे, तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा जनरल के आपको समझा रहा हूं, ऐसे समझ लें। स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम एट t डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर देखा जाए किसी भी गैसियस में, ये क्वेश्चन किसका था, एयर मीडियम का था। मैं इसको जनरलाइज कर रहा हूं, मैं इसको एयर मीडियम में लेके जा रहा हूं, सॉरी गैसियस मीडियम में लेके जा रहा हूं, किसी भी गैस मीडियम में बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं किसी भी गैस मीडियम में t डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्पीड को अगर लिखा जाए तो vt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, t प्लस 270।
लेकिन अगर मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करूं तो ये कितना होगा, VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 273। 0 डिग्री पर क्या होगा 273 और यहाँ पर क्या होगा 10 मतलब T डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा T प्लस 273। तो ये VT इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस एंड VT इज डायरेक्टली, यहाँ पर अगर देखो तो 0 डिग्री है ना, तो 0 डिग्री इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट 273। अभी दो इक्वेशन हम इन दोनों का रेशियो बनाते हैं, तो रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा VT अपॉन V नॉट और इसकोस टू यहाँ पर बनेगा T प्लस 273.273। समझ में आ रहा है सबको, पावर हाफ। अरे वही तो हो गया V1 अपॉन V2 अंडर रूट T1 अपॉन T2 की पावर हाफ, V1 अपॉन V2 अंडर रूट T1 अपॉन T। अब आप देखो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ T अपॉन 273 और ये हो गया 1, तो 1 प्लस T अपॉन 273 और पावर कितना हो गया हाफ। अब आप ध्यान से देखो ये 1 प्लस एक्स की पावर n है और 1 प्लस एक्स की पावर मेन को हम बोल सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। कब, लेकिन जब यहाँ पर x है ना, जब यहाँ पर x का वैल्यू 1 से बहुत छोटा। तो दोबारा सुनना, अगर ये 1 और ये T अपॉन 273 है, अगर ये x है और इस x का वैल्यू 1 के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा है, तो इस पावर को अंदर लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स बोल सकते हैं। तो मैंने क्या कहा, मैंने मान लिया कि T का वैल्यू 273 से बहुत छोटा है, इसका वैल्यू T जो वेरिएबल टर्म है ना डिग्री सेल्सियस में टेंपरेचर, इसका वैल्यू बहुत छोटा है 273 के रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या करा, ये पावर अंदर लिख ली और अंदर लिखी तो यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस ऐसा हो जाएगा, ये पावर अंदर आए ना, तो VT इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 546। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो VT और V नॉट में रिलेशन आया है और ये रिलेशन ऐसा है जहां पे पावर नहीं। तो मेरा ये एक्सप्लेनेशन है कि जब क्वेश्चन में छोटे छोटे चेंज हो रहे हो, स्मॉल चेंज हो रहे हो, तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, ये रूट को ऐसे बायनोमियल एक्सपेंशन से हटा सकते हैं और इसको बोलेंगे VT इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 546। पर ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल नहीं है, स्मॉल चेंज के लिए एप्लीकेबल है और इसलिए ध्यान रखेंगे इसको 30 डिग्री सेल्सियस तक यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में 30 डिग्री सेल्सियस उससे कम चेंजेस हो रहा हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, हमें रूट करने से बच जाते हैं, रूट नहीं करना पड़ेगा इस तरह की प्रॉब्लम से। आप बताओ VT कौन है, T डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर इन ए गैस में साउंड का स्पीड है। V नॉट कौन है, 0 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर साउंड का स्पीड इन गैस में, और ये T स्मॉल t है, ये डिग्री सेल्सियस में टेंपरेचर को शो करता है। कैपिटल T केल्विन में शो करता है, पर स्मॉल t टेंपरेचर के लिए अगर आ रहा है तो उसको बोलेंगे डिग्री सेल्सियस में टेंपरेचर। पर अगर मैं इस फॉर्मूले को एयर में लेके जाऊं तो ये एयर में और छोटा हो जाता है। आपको पता है एयर में V नॉट आपको पहले से पता होगा, V नॉट कितना 330, और अगर मैं ये लिख लूं यहाँ पर तो VT इक्वल्स टू V नॉट इनटू V नॉट T अपॉन 546 और V नॉट का वैल्यू मैंने लिख दिया 330, तो ये बनेगा V नॉट प्लस 330 अपॉन 546 इनटू T। सोल्व करना तो ये वैल्यू आता 0.61, तो एक फॉर्मूला बन गया VT इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61 इनटू T होता है बेटा। यस, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों एक ही है, बस ये एनी काइंड ऑफ गैसियस मीडियम में है, किसी भी गैसियस मीडियम में। लेकिन अगर मैं इसको एयर में लेके जाऊं तो फॉर्मूला ऐसा हो जाता है, ये केवल एयर में यूज होता है, पर ये भी कब तक यूज करते हैं, अप टू 30 डिग्री सेल्सियस तक यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बना, VT इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61 इनटू T होता है। अगर स्मॉल चेंज है 30 डिग्री से बिलो चेंजेस हो रहे हैं और मीडियम एयर है तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब आप बताओ जो हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे जिसको हम सोल्व नहीं कर पा रहे थे, बताओ किस मीडियम का क्वेश्चन है, ये एयर का क्वेश्चन है और ये 10 डिग्री पर है और 0 डिग्री पर दे रखा था, 10 डिग्री पे आपसे पूछना है। तो 30 डिग्री सेल्सियस से बिलो चेंज है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं फॉर्मूला, यूजिंग इससे सोल्व करेंगे। VT इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61 इनटू T होता है। बच्चों V नॉट का वैल्यू यहाँ पर कितना दे रखा, 332 प्लस 0.6 यहाँ पर 1 इंटू 10, और ये कितना हो गया 332 प्लस यहाँ पर अगर देखें तो कितना बन गया 6.1 हो गया। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 338.1 मीटर पर सेकंड अबाउट हो गया। यहाँ से कौन सा जाएगा 2। तो जिस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व नहीं कर पा रहे थे मैथमेटिकली, टिपिकल बन रही थी मैथमेटिक्स, पर अगर हम उसको चाहें तो इस फॉर्मूले से बिना पेन चलाए सोल्व कर सकते हैं। तो ये जादू है इस फॉर्मूले में। तो हम कभी अगर फंस जाए मेडिकल एग्जाम में, देख रहे नीट में और कैलकुलेशन में थोड़ी सी है ना स्मॉल चेंज आ रहा हो और कैलकुलेशन नहीं हो पाई, तो हम इस तरह के अप्रोक्सीमेशन के लिए क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। रिजल्ट तो क्या बना, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट T, V1 अपॉन V2 अंडर रूट T1 अपॉन T। लेकिन अगर हम इसको चेंज करें तो हम ऐसा बोल सकते हैं VT इक्वल्स टू, बोलो क्या फॉर्मूला बना था, VT इक्वल्स टू V नॉट 1 प्लस T अपॉन 546। ये गैसियस मीडियम में है 30 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन अगर मैं इसको एयर में लेके जाऊं तो फॉर्मूला और छोटा हो जाता है, VT इक्वल्स टू V नॉट प्लस 0.61 इनटू T होता है। बोलो बेटा, अब यहां भी बात ध्यान रखेंगे बच्चों, देखो यहां T डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस होता तो बताओ VT का वैल्यू V नॉट आता 330,
यस, एयर मीडियम में बताइए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, टेम्परेचर पर स्पीड कितनी होती है? 330। तो बताइए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर स्पीड कितनी होगी? तो बोले यार 1 डिग्री का मतलब होगा 330 प्लस 0.61, इसका मतलब 330.61। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एयर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन से बढ़ा दूं, चेंज कर दूं, तो बताओ स्पीड कितनी बढ़ जाती है? 0.61। एग्जाम का पूछा हुआ है, ध्यान रखेंगे। और ये पूछा हुआ है इसलिए मैंने आपको डेरिवेशन समझाया है। ध्यान रखेंगे, एयर मीडियम की प्रॉपर्टी है, एयर मीडियम में अगर हम लोग टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज कर दें या 1 केल्विन से चेंज कर दें, तो बताइए स्पीड कितनी बढ़ जाती है? 0.61 बढ़ जाती है। 332 को लिए, अबे 332 300 को फर्क नहीं पड़ता, 330 332 बहुत नियर बाई है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा उससे, हम इक्वल एक ही मानते हैं, नो डजंट मैटर। तो ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग, यहां पर अगर स्टडी करें तो ये इंपॉर्टेंट है कि अगर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 1 केल्विन अगर चेंज कर दें तो स्पीड कितना बढ़ता है? 0.61 बढ़ जाता है। ये पूछा गया है क्वेश्चन एग्जाम में, मेडिकल में अपने, कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन अगर टेम्परेचर चेंज कर दें तो स्पीड कितनी बढ़ जाती है? 0.61। आप बताओ इस वाले क्वेश्चन में कितना चेंज किया था अपने टेम्परेचर? अपने चेंज किया था 10 डिग्री, तो बताओ कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना बढ़ता है? 0.61, तो 10 कितना हुआ? 6.1, 6.1 बढ़ गया, तो आप ऐड कर दोगे आंसर। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसा होता है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक और लेते हैं इफेक्ट, और है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। जैसे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात होती है, वैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात भी होती है, और ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे आप लोग। इफेक्ट ऑफ प्रेशर डिस्कस कर रहा हूं मैं। तो लिखा मैंने, एट कांस्टेंट टेम्परेचर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन गैसेस मीडियम। बच्चों ध्यान रखें, कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पर प्रेशर चेंज करते हैं तो प्रेशर चेंज होने से साउंड की स्पीड में कोई चेंज नहीं आता। ये बात आपको यहां भी ध्यान रखनी है, और कैटेजी थर्मो पढ़ेंगे तो वहां भी ध्यान रखना है। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर को चेंज करने से स्पीड पर कोई इफेक्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता समझ लें। कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पर अगर हम गैसेस स्टडी इक्वेशन लिखें तो क्या होता है? पी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पी कौन है? प्रेशर। वी कौन है? वॉल्यूम। और दोनों का मल्टीपल क्या होगा? कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है और मैं यहाँ प्रेशर को चेंज करता हूं तो इनवर्सली वॉल्यूम चेंज होगा। पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय वॉल्यूम। बोलो। और अगर प्रेशर चेंज करता हूं तो वॉल्यूम इनवर्सली चेंज होता है, और वॉल्यूम अगर इनवर्सली चेंज होता है तो वॉल्यूम इनवर्सली चेंज होने से डेंसिटी यहां इनवर्सली चेंज होती है, और इसलिए प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, सुनना ध्यान से। अगर मैंने किसी गैस सिस्टम का प्रेशर 4 गुना कर दिया तो बताइए वॉल्यूम कितना होगा? 1/4 गुना। कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पर अगर किसी भी गैसियस मीडियम का प्रेशर 4 गुना करते हैं तो वॉल्यूम कितना होगा? 1/4 गुना। और अगर वॉल्यूम 1/4 गुना होगा तो डेंसिटी कितनी होगी? 4 गुना। इसका मतलब प्रेशर 4 गुना तो डेंसिटी भी 4 गुना होगी। सेम सेम रेशियो में प्रोपोर्शनल। ये समझते हैं ना? वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। मास तो चेंज नहीं हो रहा, वॉल्यूम चेंज हुआ तो डेंसिटी चेंज होगी ना इनवर्सली। तो प्रेशर और डेंसिटी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला क्या होता है? गामा पी अपॉन टू। गामा तो कांस्टेंट ही है, प्रेशर और डेंसिटी दोनों प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर को 4 गुना करेंगे तो डेंसिटी भी 4 गुना होगा। प्रेशर को 1/4 गुना करेंगे तो ये डेंसिटी भी 1/4 गुना होगी। अल्टीमेटली इनका रेशियो क्या होगा? कांस्टेंट, इसलिए स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे, साउंड का स्पीड प्रेशर चेंज होने से चेंज नहीं होता। एट कांस्टेंट टेम्परेचर देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैसेस मीडियम। बोलो बच्चों, हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। आपको पता है वी का फॉर्मूला एक और था, गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। क्या चेंज कर रहे हैं हम लोग? प्रेशर, है ना? किस कंडीशन पे? कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन। तो बताओ गामा चेंज किया क्या? नो। आर चेंज किया क्या? नो। टी चेंज किया? नो। एम डब्ल्यू चेंज किया? नो। नहीं किया, नहीं किया तो स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट। ध्यान रखेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पर वेलोसिटी टेम्परेचर, है ना, प्रेशर पर डिपेंड ही नहीं करती। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे बोलता है, बताइए किसी भी गैस मीडियम का प्रेशर 4 गुना कर दे तो क्या होगा? कंडीशन लिखकर नहीं देता, वो कांस्टेंट टेम्परेचर लिखकर नहीं देता है। तो ये भी ध्यान रखिए, अगर कंडीशन लिखकर नहीं दी उसने, कंडीशन लिखकर नहीं दी तो कंडीशन मानेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर और आंसर देंगे नो चेंज। इंपॉर्टेंट, मान लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। अगर प्रेशर चेंज कर रहा है, कंडीशन नहीं ली, तब भी कंडीशन को मानेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन, आंसर देंगे नो चेंज। याद रह जाएगा ये बात, यहां भी ध्यान रखनी है और कैडेजी थर्मो भी ध्यान रखना है। अब एक और बात सुनो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज कर देता है। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज करता है। तो ध्यान रखिए, प्रेशर और टेम्परेचर जब दोनों चेंज होते हैं तो क्वेश्चन को केवल टेम्परेचर चेंज के बेस पे सोल्व करते हैं। हम पढ़ चुके हैं ना, प्रेशर का तो कोई इफेक्ट ही नहीं आता यार। तो कभी कभी टेम्परेचर प्रेशर दोनों चेंज कर देता है, तो प्रेशर को कंसीडर नहीं करना है, हम टेम्परेचर चेंज के बेस पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं।
मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन सिंपल सा, बताइए किसी गैस मीडियम का प्रेशर 4 गुना कर दिया जाए और टेम्परेचर भी 4 गुना कर दिया जाए तो बताओ स्पीड पर क्या इफेक्ट आएगा, बताओ। किसी भी गैस मीडियम का प्रेशर 4 गुना कर दिया जाए और टेम्परेचर भी 4 गुना कर दिया जाए तो स्पीड क्या होगी, बोले 2 गुना हो जाएगी। अरे प्रेशर को तो मारो गोली, उसका तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर का तो होगा ना भाई। 4 गुना किया तो स्पीड क्या होगी, 2 गुना। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, इस तरह की बातें यहाँ पर है, ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मोटा मोटा ध्यान रखना, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। तीसरा एक और फैक्ट है, एक और बढ़ते हैं, और वो है इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैसेस मीडियम। सुनना ध्यान से। अभी तो हम प्रेशर की बात कर रहे थे, टेम्परेचर की बात कर रहे थे, अब हम बात करते हैं मीडियम हमारा गैसेस है, उसकी नेचर बदलते हैं। मीडियम गैसेस ही है पर उसकी नेचर, कभी ऑक्सीजन है तो उसको नाइट्रोजन करेंगे, नाइट्रोजन है तो उसको हीलियम कर रहे हैं। रेडी सब लोग? तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इसको स्टडी करने के लिए फॉर्मूला बताता हूँ, V इक्वल्स टू अंडर रूट गामा RT पर mW। हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे गामा और टी तो मेरे लिए कांस्टेंट, मतलब आर और टी तो कांस्टेंट, और अगर आर और डी कांस्टेंट है तो उस केस में क्या होगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा अपॉन mW। हम मीडियम की नेचर को बदल रहे हैं, ऑक्सीजन से नाइट्रोजन करेंगे, हीलियम करेंगे, तो उस कंडीशन में अगर देखें तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा अपॉन mW। देखो मीडियम गैसेस से उसकी नेचर को बदलेंगे तो गामा बदल सकता है, mw बदल सकता है, और गामा mw बदलता है तो स्पीड ऐसे बदलती है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट गामा अपॉन mw। अगर मैं इस फॉर्मूले को रेशियो में लिखूं तो बोल सकता हूं v1 अपॉन v2 इक्वल्स टू अंडर रूट गामा 1 अपॉन गामा 2 इनटू mw2 अपॉन mw। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ। दो गैसेस मीडियम आपको देता है, दो गैसेस मीडियम आपको देगा और सेम टेम्परेचर कंडीशन पे दोनों मीडियम में स्पीड का रेशियो पूछेगा, तो स्पीड के रेशियो को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्या फॉर्मूला बना, v1 अपॉन v2 अंडर रूट गामा 1 अपॉन गामा 2 इनटू mw2 अपॉन mw1। आगे चलें, गामा जानते हैं सब लोग, क्या होता है गामा, सीपी अपॉन सीवी का रेशियो होता है, और एडियाबैटिक कांस्टेंट इसको कहते हैं। इसका वैल्यू डिपेंड करता है गैस की एटॉमिसिटी पर। अगर गैस गामा मोनो एटॉमिक है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 5/3, और अगर डाई एटॉमिक है तो क्या होगा, 7/5। और ये सीपी अपॉन सीवी के बराबर होता है, और इसीलिए बोलते हैं सीपी का जो वैल्यू होता है ना, बेसिकली ये 5/2R लिखते हैं। 5 है ना ऊपर पहला वैल्यू, तो 5/2R और बोलते हैं, और सीवी 3/2R। ऐसे यहाँ सीपी कितना होगा, 3/2R, और यहाँ पर सीवी क्या होगा, 5/2R। तो इस तरह की बातें यहाँ पर होती हैं। अब कभी कभी क्या होता है, दो गैसेस मिक्स कर देते हैं, तो बेटा मिक्स जब करते हैं तो मिक्सचर का एमडब्ल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब पढ़ते हैं आप लोग मिक्सचर कॉन्सेप्ट में, हीट में। N1 MW1 प्लस N2 MW2 अपन N1 प्लस N2। बताइए N1 N2 कौन है, नंबर ऑफ मोल से, और मॉलिक्यूलर वेट इन दो गैसेस के। जब दो गैसेस मीडियम मिक्स करते हैं तो मिक्सचर का एमडब्ल्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। N1 N2 कौन है, नंबर ऑफ मोल्स। अब एक और वर्ड होता है गामा मिक्सचर। कभी कभी जब दो गैसेस मीडियम मिक्स करते हैं ना, जब दो गैसेस मीडियम मिक्स करते हैं तो उस कंडीशन में हमें कभी कभी गामा मिक्सचर भी कैलकुलेट करना पड़ता है। अब गामा मिक्सचर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर। सीपी मिक्सचर एंड सीवी मिक्सचर अपॉन रेशियो, इसका फॉर्मूला होता है N1 CP1 प्लस N2 CP2 अपॉन N1 CV1 प्लस N2 CV2। बच्चों ध्यान रखें, गामा मिक्सचर का मतलब होता है सीपी मिक्सचर अपॉन सीवी मिक्सचर, और ये गामा हम इस तरह से कैलकुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, गामा हमेशा कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, कभी करना पड़ता है और कभी नहीं भी करना पड़ता है। इस फॉर्मूले से क्या होता है, कब करना पड़ता है, तो सुने, जब दो गैसेस मीडियम मिक्स हो रहे हैं, जब दो गैसेस मीडियम मिक्स होते हैं और इस प्रकार से मिक्स होते हैं कि उनकी एटॉमिसिटी सेम सेम है, तो मिक्सचर का एटॉमिसिटी भी उनके जैसा ही होता है, तो उस केस में गामा निकालने की जरूरत नहीं। एक गैस डाई एटॉमिक, दूसरी गैस भी डाई एटॉमिक, दोनों को अगर मैं मर्ज करता हूं तो मिक्सचर भी क्या बनेगा, डाई एटॉमिक, तो उस केस में गामा निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन एक गैस मोनोएटॉमिक है और एक गैस डाई एटॉमिक है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, तो उस केस में फिर हमें गामा मिक्सचर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और हम उसको इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहना हम लोग, गामा मिक्सचर को फाइंड करने का तरीका है ये, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। कब करेंगे, जब दो गैसेस मीडियम डिफरेंट एटॉमिसिटी की है और उनको मिक्स करते हैं, तो उसमें गामा मिक्सचर ऐसे फाइंड करते हैं। तो इस तरह की बातें यहाँ पर यार थ्योरी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन की, देखो सोल्व करो। एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करूंगा मैं। पढ़िए पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन H2 एंड हीलियम गैसेस मीडियम एट 27 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर। तैयार हो जाओ सब, ज्वाइन करो फटाफट। तो H2 हीलियम, दो गैस मीडियम आपको दिए और आपसे बोला गया कि 27 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर पर स्पीड रेशियो कितना होगा, इनका स्पीड का रेशियो कितना होगा।
तो हमें पता है कि यहाँ पर टेम्परेचर दोनों का कांस्टेंट, हम बोलते हैं यहाँ पर दो मीडियम देके स्पीड का रेशियो पूछा तो मैं बोलूंगा वी हाइड्रोजन अपॉन वी हीलियम। और रेशियो पूछा तो मैंने कहा ना गामा, यहाँ पर बोलेंगे हाइड्रोजन अपॉन गामा हीलियम, और इनटू यहाँ पर लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हीलियम, ऐसा होगा। भाई दो मीडियम देख के वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो हम फॉर्मूला ये लगाएंगे v1 अपॉन v2 अंडर रूट t1 है ना, अंडर रूट गामा अपॉन गामा 2 इनटू mw2 अपॉन mw1। सॉल्व करो, बताइए गामा हीलियम का कितना होगा 7 बाई, नहीं गामा हाइड्रोजन का कितना होगा, बोले गामा हाइड्रोजन का 7/5, गामा हीलियम 5/3। इसको सोल्व करो, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन कितना 2 और हीलियम का कितना होगा 4। कितना आंसर आया किसी का? आंसर आएगा अंडर रूट 42/25। कौन सा आंसर जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा। दो मीडियम देख के वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, हम ऐसा करिए। एक क्वेश्चन और करिए, V2 है ना, VO2 अपॉन VO2 प्लस N2। बच्चों ये V मतलब वेलोसिटी है, और ऊपर दिया है ऑक्सीजन गैसेस मीडियम, और नीचे दिया ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन का मिक्सचर। इन दोनों गैसेस मीडियम में साउंड का स्पीड आपको बताना है। बस ध्यान रखिए जो मिक्सचर दिया है ऑक्सीजन 1 है और N2 4 है, मतलब ये 1:4 के रेशियो में मिक्स हो रहे हैं। बताइए 1:4 के रेशियो में मिक्स हो रहे हैं, तो दोनों मीडियम स्पीड का रेशियो क्या होगा? टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो टेम्परेचर को मानेंगे कांस्टेंट। तो सॉल्व कर, देखो फॉर्मूला क्या लगाओगे? फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट, यहाँ पे लिखेंगे बेटा गामा ऑक्सीजन अपॉन गामा मिक्सचर बोल देता हूँ उसको, है ना, ये मिक्सचर हो गया। और ये आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, यहाँ पर क्या हो गया मिक्सचर, और यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन। सॉल्व कर रहे हैं सब लोग? बच्चों दो मीडियम देखे वेलोसिटी का रेशियो पूछे तो हम ऐसा बोलेंगे अंडर रूट गामा 1 अपॉन गामा 2 इनटू mw2 अपॉन mw। ये टू मीडियम मैंने मिक्सचर, तो इसको मिक्सचर लिख दिया। अब आप बताओ इस गामा ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? बोले गामा ऑक्सीजन 7/5। गामा मिक्सचर का वैल्यू, बोले गामा मिक्सचर, देखो ये भी ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन दोनों डाई डाई एटॉमिक है, तो ये भी कितना हुआ 7/5। तो इसको भी हमें कैलकुलेट नहीं करना है। एम और मॉलिक्यूलर वेट किसका? मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पर होगा ऑक्सीजन का, बताओ कितना 32, ये भी हमें पता है। बस मिक्सचर का एमडब्ल्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो मैं वो फाइंड कर लेता हूँ। मिक्सचर का एमडब्ल्यू निकालते हैं। तरीका बताया था मैंने कैसे करते हैं, बोले 1 इंटू ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर 32 प्लस 4 इंटू यहाँ पर होगा नाइट्रोजन मतलब 28 अपॉन 1 प्लस 4। सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 144 अपॉन 20 है ना 5, और इसका वैल्यू अगर फर्दर सोल्व करें तो ये वैल्यू आती है 28.8। और हम ध्यान रखेंगे ये बेसिकली मॉलिक्यूलर वेट हमने फाइंड किया ना, ये एयर का मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए ये क्वेश्चन दिया था आपको। ये एयर का एमडब्ल्यू है, एयर का एमडब्ल्यू यहाँ पर क्यों है? क्योंकि देखो ये जो मिक्सचर दिया ना, इसमें ऑक्सीजन 1 मोल, नाइट्रोजन के 4 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल, नाइट्रोजन के 4 मोल, ये एक बेसिकली मिक्सचर एयर कहलाता है। आप ध्यान से देखो टोटल मोल कितने होंगे 5, 5 में 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब 20% ऑक्सीजन, और ये 80% नाइट्रोजन, इसको अबाउट में एयर कहते हैं। और इसलिए ध्यान रखें हमने जो फाइंड किया ना ये एयर का एमडब्ल्यू है, और ये कितना 28.8 आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन दिया। सॉल्व कर लेंगे भाई, सबकी वैल्यू हम पता, देखो सोल्व करने का क्या, ये वैल्यू 7/5 होगा, ये भी वैल्यू 7/5 होगा, इनटू यहाँ पर लिखेंगे 28.8, और ये कितना होगा 32। सॉल्व कर लेना तो ये वैल्यू यहाँ पर आएगी बेटा, ये होगा 28.8 अपॉन 32 होगा। इसी को फर्दर डिस्कस करूं तो ये वैल्यू आएगी √9/10 भी आंसर होगा आपका। आया √9/10, बिल्कुल सही है, √9/10 होगा। कोई बच्चा बोल रहा था कि यहाँ पर गामा का वैल्यू 7/5 क्यों है? अरे बेटा ये डाइएटोमिक है ना यार, 7/5 हो, ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों मिक्सचर डाइएटोमिक है, इसलिए गामा निकालने की जरूरत तो नहीं है 7/5, तो ये दोनों 7/5, ये 32, बस इसका वैल्यू निकालना था, ये निकाल दिया मैंने। और ये एयर कहलाती है, इसलिए ध्यान रखिए बेटा। मॉलिक्यूलर वेट का यहाँ पर ग्राम में है, होने दो ना, तो रेशो है, रेशो निकालेंगे तो ऊपर भी ग्राम नीचे भी ग्राम कट जाएगा ना यार, तू जब कर रहा है वो जो तू बोल रहा है ना सचिन, वो बात आएगी अब इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन सोल्व करें, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैसियस मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ हीलियम एट 27 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, मीडियम दिया है एक मिक्सचर, और उस मिक्सचर में साउंड का स्पीड कैलकुलेट करवाया। बच्चों पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो था, रेशियो था, इसलिए यहां यूनिट की बात नहीं करी थी हमने। लेकिन यहां पर अगर देखें तो इस क्वेश्चन में आपको मीडियम दिया, टेम्परेचर दिया, वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे
सब डेटा एसआई यूनिट में पुट करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। यही तो है। हम गामा का वैल्यू यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे, आर का वैल्यू लिखेंगे, टी का वैल्यू लिखेंगे और एम डब्ल्यू का वैल्यू एसआई यूनिट में लिखेंगे और फिर उसको सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। स्पीड पूछी मीडियम देके, रेडी निशांत कुमार, क्लास ओवर, मैं करूंगा तब होगी। घबराते क्यों है यार, क्वेश्चन कर रहे हैं लास्ट, है ना? हाँ तो चलिए, v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम डब्ल्यू सोल्व करें। सबसे पहले गामा के बारे में बात करो। कोई बता सकता है गामा कितना होगा इसमें? बच्चों आपको पता है यहाँ पर मिक्सचर किस किस का, एक तो 1 मोल हाइड्रोजन का और 1 मोल हीलियम का है। इसका मतलब एक डाइएटॉमिक गैस और एक मोनोटॉमिक गैस है। ओहो, एक डाइएटॉमिक और एक मोनोटॉमिक गैस, इसका मतलब इसका गामा मिक्सचर में निकालना पड़ेगा। ओहो, गामा मिक्सचर निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या था? पढ़ा था ना, N1CP1 N2CP2। हम मान लेते ये पहला मीडियम है और ये दूसरा मीडियम है। तो बताइए हाइड्रोजन डाइएटॉमिक पहला मीडियम, बताओ उसका N1 कितना, 1 मोल इंटू Cp कितना है इसका, 7/5 7/2R सॉरी। और इसका क्या होगा Cv, ये होगा 5, Cp कितना होगा 5/2R इसका। N1CP1 प्लस N2CP2 अपॉन N1 Cv1 प्लस N2Cv2 3/2R। समझ रहे हैं कि मैं ही समझ रहा हूं अकेला? अरे मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सोल्व करो 7/5 और ये होगा, सोल्व करोगे तो ये आएगा 7 प्लस 5 12 अपॉन यहाँ पर होगा 8, कितना आएगा ये 3/2 होगा, 3/2। तो गामा मिक्सचर का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा 3/2 ये आएगा और इसका कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि रेशियो है। आगे चलते हैं, इसमें निकालना पड़ेगा गामा मिक्सचर, ये आएगा 1/5। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। आर आर कौन है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसको इस साइड में क्या लिखते हैं? 8.314 जूल पर मोल केल्विन इसको कहते हैं। बताइए टेम्परेचर कितना है केल्विन में, लिखो इसको, तो ये कितना आएगा 300 केल्विन होता है। टेम्परेचर आ गया, आर आ गया, गामा मिक्सचर आ गया। अब बताइए मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर स्टडी कर लेता हूँ मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो बोले मॉलिक्यूलर वेट मिक्सचर निकालेंगे ना, बस यही इंपॉर्टेंट है इसके। तो मॉलिक्यूलर मिक्सचर कितना आएगा? 1 मोल हाइड्रोजन है तो 1 into 2 प्लस 1 into 4, हीलियम का कितना है 4 अपॉन 1+1, कितना आया 3। बच्चों 3 तो आया लेकिन ये 3 ग्राम पर मोल होता है। ये मॉलिक्यूलर वेट है और ये वैल्यू ग्राम पर मोल में आती है। अगर मैं उसको सीजीएस में लिखूं तो ये आएगा 3 × 10⁻³ केजी पर मोल होगा। यहाँ पर ये ध्यान रखें, बच्चों की मिस्टेक होती है, यहाँ बच्चा भूल जाता है 3 × 10⁻³ केजी पर मोल, ये ग्राम पर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ी थी। क्यों नहीं पड़ी थी? क्योंकि वहां तो रेशो निकाल रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम क्या, रेशो नहीं है, यहाँ तो वैल्यू निकाल रहे थे, ग्राम पर मोल में आता है। तो इसको लिखेंगे ऐसा यूनिट में क्या होगा 3 × 10⁻³ केजी पर मोल होगा। तो सबकी वैल्यू मेरे पास आ गई। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करने पे वैल्यू पुट कर ले। गामा का वैल्यू कितना होगा 3/2, ये हो गया आर 8.3 है ना, 8.314। और ये टेम्परेचर यहाँ पर कितना है 300 केल्विन अपॉन, और ये होगा 3 × 10⁻³ केजी पर मोल। सॉल्व कर लें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर जाएगी तो 5 हो जाएगी, 2 से ये कट जाएगा। मतलब मैं इसको सोल्व करूं तो लगभग ये वैल्यू आती है 1100 मीटर पर सेकंड। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो बातें आ रही ना, ये वैसे तो कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ 2 तरह की वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं। पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पर 2 मीडियम देके वेलोसिटी का रेशियो पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट। जब भी 2 मीडियम देके वेलोसिटी का रेशियो पूछा आप ऐसा करेंगे। पर अगर आपको एक ही मीडियम दे दे और उसमें वेलोसिटी की वैल्यू पूछे तो आप क्या करेंगे, सब डेटा पहले एसआई यूनिट में कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू वो वाली वो वाली, और फिर उन सबको यहाँ पर रख के उसको सोल्व करेंगे। बोलो कर लेंगे? राखी मित्तल बिल्कुल सही बोल रही, 500√5 करेक्ट आंसर। अब अदिति श्रीवास्तव आप 7th इलस्ट्रेशन 7th पूछ रही, बेटा आप एक काम करिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर आप पूछ लीजिए। यहाँ टाइम लिमिटेड है हम लोगों के पास, प्रॉब्लम बस ये है। तो अदिति आप घबराओ नहीं, आपको नंबर है मेरे पास। आप मेरा फोन नंबर लिख लीजिए 8003161783। उस नंबर पे बात कर लीजिए, उस नंबर पे मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन क्या है, सोल्ड एग्जांपल आपका 7 नंबर है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है। 8003161783 8003161783। अभिषेक दास बोल रहा है व्हाट्सएप पे आंसर देते। अरे बेटा टाइम लगता है हर चीज में यार, ऐसे क्या, बिल्कुल ही है। कल मैं बाहर गया हुआ था इसलिए मेरी क्लासेस भी चेंज हुई थी, तो मैंने कल नंबर नहीं दिया, मतलब कल तेरा सोल्व नहीं किया हुआ, आज हो जाएगा, घबरा क्यों है।
ओके, तो आज हम लोग क्लास ऑफ करते हैं। तो हमने ये पढ़ा, आज क्या क्या पढ़ा बताओ। एक तो इंटेंसिटी के बारे में डिस्कशन हुआ, उसके बाद एक स्पीड के बारे में पढ़ा, सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में साउंड का स्पीड हमने पढ़ा, और गैसेज में साउंड का स्पीड का जो फॉर्मूला आया वो कई फैक्टर्स अफेक्टेड होता है, वो फैक्टर्स पढ़े। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैसेस मीडियम पढ़ा। एक फैक्टर और आएगा और वो हम बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी और ह्यूमिडिटी। ओके, ये नेक्स्ट टर्न पे बात करेंगे। और अभी मैं आपको लिंक दे रहा हूं, लिंक पे मैटर आपको मिल जाएगा। थैंक यू, बात करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। आ गया लिंक, आ गया बेटा, बेटा लिंक आ गया, आपको बताना, जवाब देना। यस, लिंक आ गया। ओके, आप क्लास छोड़ सकते हैं बेटा। ओके, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है आपको, बस ये ध्यान रखें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।